हाँ यस प्लीज बेटा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम चैप्टर नंबर 4 पर आते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। ठीक है, सबसे पहले इसमें आता है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से सुनते जाना। हम क्या बात करते हैं? प्रॉफिट। प्रॉफिट किसका डिफरेंस होता है? सेल प्राइस और कॉस्ट का। तो परफेक्ट कंपटीशन में हम शुरू से बोलते आए कि सेलिंग प्राइस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा। अनलिमिटेड बायर होते हैं, अनलिमिटेड सेलर होते हैं। तो एक ही तरीका होता है कॉस्ट को कम करना। राइट, यही आपका एक ब्रह्मास्त्र है कि आप कॉस्ट को कंट्रोल कर लो, मतलब कॉस्ट नियंत्रित कर लो, यानी कॉस्ट कम कर लो। ठीक है, ताकि हम प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाया जा सके। ओके, चलिए अब कॉस्ट में कमी के दो पार्ट्स आते हैं, एक कहलाता है कॉस्ट कंट्रोल, एक कहलाता है कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब होता है कि कॉस्ट को बस जबरदस्ती कम करना, कॉस्ट को हमारी जबरदस्ती कम करना। ठीक है, जैसे मेटेरियल परचेज कर रहे हैं हम, तो मटेरियल सस्ता मटेरियल परचेज कर लो, भले ही क्वालिटी खराब हो जाए या कंप्रोमाइज करनी पड़े, कॉस्ट कम हो जाएगी ना। कॉस्ट को कम करना है तो उसके दो फिनोमिना होते हैं, दो एंगल होते हैं, एक कहलाता है कॉस्ट कंट्रोल, दूसरा कहलाता है कॉस्ट रिडक्शन। तो कॉस्ट कंट्रोल में क्या होता है कि मतलब बस होता है ना भाई, हु कैन कुक, हमें कॉस्ट को कम करना है ना, कि आप सस्ता मेटेरियल परचेज कर लो, भले ही आपके पास क्वालिटी की बात कंप्रोमाइज करनी पड़े। प्रोडक्शन मैनेजर क्या करते हैं? मटेरियल मिक्स वेरिएंस फेवरेबल ले आते हैं, मतलब सस्ता मटेरियल बढ़ा देते हैं, महंगा मटेरियल कम कर देते हैं, है ना। जैसे दो मटेरियल है मान लो, जैसे सपोज हम कहते हैं क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करा था हमने कि एक्स और वाई दो मटेरियल है ना। ये सपोज 60 kg और ये 40 kg, यानी 100 किलोग्राम उनको मटेरियल कंज्यूम कर लेना चाहिए। ठीक है, ये 2 रुपए का, ये 10 रुपए का, तो ये कॉस्ट आनी चाहिए, है ना। अब वो क्या करते हैं कि उस प्रोडक्ट को बनाने में मटेरियल तो 100 ही इस्तेमाल करते हैं टोटल मिलाकर, बट सस्ते वाला बढ़ा देते हैं, यानी एक्स बढ़ा देते हैं और वाई कम कर देते हैं। तो लाए तो 100 ही, लाए तो हम 100 ही, तो ये कॉस्ट कितनी आ गई? कम आ गई। नहीं, तो ये कॉस्ट कंट्रोल होगी सर। पर अभी ऐसे ये तो जबरदस्ती कम कर दी ना आपने, सस्ता मटेरियल बढ़ा दिया, महंगा कम कर दिया, ये कॉस्ट कंट्रोल कहलाता है। ठीक है, ऐसे लेबर, स्किल्ड लेबर कम कर दिए, सेमी स्किल बढ़ा दिए, यानी लेबर मिक्स वेरिएंस चेंज कर दिया उन्होंने, तो ये कहलाता है हमारा कॉस्ट कंट्रोल। जैसे मान लो भाई मशीनें हैं, एयर कंडीशन है, नहीं, अगर हम मशीन को कहते हैं कम चलाओ, एसी कम चलाओ तो बिल कम आएगा, मशीन कम चलाओ पावर का बिल कम आ जाएगा, तो अरे भाई इस महीने कम आ जाएगा, बट प्रोडक्शन भी तो कम होगा फिर, तो ये कोई हल नहीं है ना। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हम कम कर देते हैं बस, फिर बाद में भले ही हमारे को एक ब्रांड एम्बेसडर बाद में अपॉइंट करना पड़ेगा, अरे यार हमारा तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कम हो गया और दूसरा कंपटीटर जो है बहुत अच्छे अच्छे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगा रहा है, फिर आप अनाप शनाप खर्च करो। तो ये कहलाता है बेसिकली हमारा कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एक तो टारगेट सेट कर लेते हैं हम कि भी हमने इतनी कॉस्ट रखनी है, और फिर उसको एक्चुअल से हम कंपेयर करते हैं, और डिफरेंस को बोलते हैं वेरिएशन। ठीक है, देखिए क्या कहना चाहते हैं हम, इसमें हम कॉस्ट को जबरदस्ती कम करते हैं, जैसे सस्ता मटेरियल परचेज कर लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर चेंज कर देता है, मिक्स लेबर मिक्स एडवर्टाइजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी वाला बात कंट्रोल हो गया। कॉस्ट कंट्रोल मींस रेगुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन थ्रू एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, मतलब कोई भी हम काम करते हैं जिससे हमारी कॉस्ट बस कम हो जाए। ठीक है, अब ये मैं ध्यान रखना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, टारगेट सेट कर देते हैं, यार्ड्स का बेंचमार्क, कि भाई हमें इतनी कॉस्ट चाहिए बस मैनेजर के लिए, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट सेंटर एंड कंपेयरिंग देयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट द टारगेट। मतलब कॉस्ट कंट्रोल में हम मैनेजर को बोलते हैं कि आपको इतनी कॉस्ट अचीव करनी है, इससे ज्यादा कॉस्ट नहीं आनी चाहिए। परचेज मैनेजर हो, प्रोडक्शन मैनेजर हो, मार्केटिंग मैनेजर हो, ठीक है, R&D मैनेजर हो, इनको हम कह देते हैं कि आपको इससे ज्यादा कॉस्ट नहीं लानी है। HR मैनेजमेंट है कि हम ये कह देते हैं कि लेबर आपको अपॉइंट करनी है, बट आपका टारगेट इतना है, इससे ज्यादा आपको कॉस्ट इंकर करनी ही नहीं है, राइट। तो वो कहलाता है कॉस्ट कंट्रोल। अब वो उस टारगेट को अचीव करने में लग जाते हैं। कॉस्ट कंट्रोल इन्वॉल्व्स कॉन्टिन्यूस कंपैरिजन, और फिर उनकी एक्चुअल कॉस्ट हम उनके टारगेट से कंपेयर करते रहते हैं, है ना, ताकि हम उसको मैनेज कर सके, यानी कॉस्ट को अलाउ नहीं करते कि भी वो बजट से ज्यादा जाए। और टारगेट जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, दो, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, यानी एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के लिए टारगेट सेट करता है, या फिर जो मार्केट में इंडस्ट्री में
दूसरे लोगों की कॉस्ट कितनी आती है, राइट। तो ये कहलाया हमारा कॉस्ट कंट्रोल। क्लियर। अब आती है बात, हाँ जी, प्री रिक्विजिट ऑफ कॉस्ट कंट्रोल की, यानी कॉस्ट कंट्रोल के लिए क्या क्या नियम होने चाहिए, क्या क्या बातें होनी चाहिए कि हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सके। कॉस्ट कंट्रोल क्लियर हो गया कि भाई हम इसमें मैनेजर को टारगेट दे देते हैं और लगातार एक्चुअल कॉस्ट उसके टारगेट बजट से कंपेयर करते रहते हैं, और जो डिफरेंस आता है फिर हम वेरिएशन के लिए उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। वही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाली बात होगी। इससे इस तरीके से कॉस्ट हमारी नियंत्रण में आ जाती है कि इससे ज्यादा आपको कॉस्ट खर्च करनी नहीं है। ओके, तो जबरदस्ती कॉस्ट को कम करना, राइट, भले ही क्वालिटी कंप्रोमाइज होते रहे, भले एम्प्लॉय दुखी हो रहा होने दो, कस्टमर दुखी हो रहा होने दो, कॉस्ट बस आप कंट्रोल करो। ठीक है। अब इसके लिए प्री रिक्विजिट क्या होगा, इफेक्टिव, देखो सबसे पहला इफेक्टिव डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कॉस्ट। सिंपली मीन्स कॉस्ट सेंटर मस्ट बी डेजिग्नेटेड अगेंस्ट द नेम ऑफ मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मतलब हम हर मैनेजर की जिम्मेवारी नियुक्त कर देते हैं। परचेज मैनेजर है, उसको बोल देते हैं कि आपको इससे ज्यादा रेट से परचेज नहीं करना है। प्रोडक्शन मैनेजर है, उनको बोल देते हैं कि आपको इससे ज्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं लानी है, राइट। एचआर मैनेजमेंट को बोल देते हैं कि आपको इतने रुपए से ज्यादा लेबर अपॉइंट नहीं करनी है। यानी हर मैनेजर, हर रिस्पॉन्सिबल मैनेजर को हम ये बता देते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है और आपको इतने में ही काम करना है। ठीक है। एग्रीड प्लान दे देते हैं, सेटअप ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स टू बी अचीव्ड विद क्लैरिटी, कि आपको ये ऑब्जेक्टिव पूरा करना है। क्लियर, सिंपल, क्लियर डिफाइन द टारगेट। फिर उनको मोटिवेट करते हैं कि भी अगर आपने ये अचीव कर लिया तो हम आपको एम्प्लॉयज ऑफ द मंथ का अवार्ड देंगे, हम आपको बोनस देंगे। मोटिवेट करते हैं कि भाई प्रोडक्शन मैनेजर को ये कहते हो कि यूसेज वेरियंस अगर फेवरेबल आया तो हम आपको बोनस देंगे, राइट। परचेज मैनेजर को ये कहते हो कि अगर आप सस्ता मटेरियल खरीद लोगे तो उसमें जितना भी सेविंग होगा 15% आपको बोनस देंगे। लेबर प्रोडक्शन मैनेजर को कहते हैं कि अगर एक प्रोडक्ट 4 घंटे में बन रहा है और अगर आपने उसको 3 घंटे में बना लिया, पैसे बचा लिए, तो आप उनको बोनस दोगे। हल्स स्कीम, रोमन स्कीम जो थी, मोटिवेट करते हैं। क्लियर है। टाइमली एंड एफिशिएंट रिपोर्टिंग, मतलब कॉस्ट कंट्रोल के लिए शर्तें होनी चाहिए ना, नहीं भी कि आप मैनेजर को, आप लेबर को अथॉरिटी क्लियर डिफाइन कर दो कि हम आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं। क्लियर बात भाई। दूसरा, उनको उस बजट को प्राप्त करने के लिए मोटिवेट करो, उनको अवार्ड दो कुछ। फिर टाइमली और एफिशिएंट रिपोर्टिंग लो उनसे। रिकमेंडेशन मस्ट बी फॉलोड बाय द एक्शन, यानी जो आप उनको रिकमेंड दो वो लागू होने चाहिए। और ऐसा सिस्टम होना चाहिए ताकि हम जज कर सकें कि हमने जो रिकमेंडेशन दी है वो लागू हो भी रही है या नहीं हो रही है। तो ये सारी शर्तें हैं, प्री रिक्विजिट है कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, क्लियर बात भाई। अब आता है कॉस्ट रिडक्शन। ध्यान से सुनना, इसका मतलब है कॉस्ट टू बी रिड्यूस्ड विदाउट इंपेयरिंग द क्वालिटी, यानी क्वालिटी से छेड़छाड़ करे बगैर जब हम कॉस्ट को कम करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट रिडक्शन। परमानेंट रिडक्शन से वो टेम्परेरी है। इस महीने मैंने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कम कर दिया, अरे भाई अगले महीने तो आएगा ही नहीं। इस महीने बिजली का बिल कम आएगा तो अगले महीने थोड़ा ना ऐसा कम हो जाएगा कोई। ठीक बात है। इस महीने अगर परचेज मैनेजर ने सस्ता मटेरियल परचेज कर लिया और अगले महीने कोई और परचेज मैनेजर आ गया तो वो थोड़ा ना कोई कॉस्ट कम करेंगे। तो वो टेम्परेरी होता है, वो एक टेम्परेरी फेस है जबरदस्ती, बट ये परमानेंट हो जाता है। इसमें बनावटी कमी नहीं होती, हमेशा के लिए कॉस्ट कम हो जाए, क्वालिटी भी कंप्रोमाइज ना हो। जैसे मटेरियल है, अब सप्लायर से अगर बात करोगे, नेगोशिएट करोगे कि भाई मुझे अच्छा मटेरियल दे, टाइम से दे, ये नहीं कि सस्ता मटेरियल दे और मैं क्वालिटी से कंप्रोमाइज करूं, नहीं। अगर हम सप्लायर से नेगोशिएट करके ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें सस्ता मटेरियल तो दे पर हमें अच्छा भी मटेरियल दे, ओके। अब आपने कह दिया कि सर मशीन कम चलाओ, पावर का खर्चा कम आएगा। अरे भाई, अगर आप ऑटोमेटिक मशीन चला लोगे, 5 स्टार मशीन चला लोगे, तो ऑटोमेटिकली वो पावर कम कंज्यूम करती है ना। तो ऐसा सिस्टम लागू करना जिससे कॉस्ट हमेशा के लिए कम हो जाए, नहीं, प्रिवेंटिव मेजर कहलाता है। रियल एंड परमानेंट रिडक्शन कहलाता है यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। मतलब अगर आप मैनुअल मशीन पर काम कर रहे हो, ऑटोमेटिक मशीन आपने लगा दी, तो पावर का बिल भी कम आएगा और लेबर भी कम चाहिए, तो कॉस्ट हमेशा के लिए कम हो जाएगी परमानेंटली, और क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। ठीक है, विदाउट इम्पेयरिंग द क्वालिटी, यही कहना चाहते हैं। कॉस्ट रिडक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स टू रिड्यूस द कॉस्ट थ्रू इकोनॉमिक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट
एंड सेविंग इन कॉस्ट मैन्युफैक्चर्ड, इसको जरा ध्यान से समझ लो। क्या कहना चाहते हैं? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंपोनेंट, यानी अगर हम कार बना रहे हैं तो जितने भी कार, जैसे मान लो मारुति की बात करें तो हमारे पास जितने भी मॉडल हैं, एल्टो मॉडल है, SX4 मॉडल है, जैन है, वैगनार है, जितने भी मॉडल है, अगर हम ये सोचें कि सर हर मॉडल की कार में हम क्या करेंगे, सेम टाइप का हैंडल लगाएंगे। हाँ तो सुन ना, मतलब ये नहीं है कि उसमें हैंडल अलग, उसमें हैंडल अलग, वो बाकी चीजें अलग होंगी, कुछ पार्ट्स स्टैंडर्डाइज कर दो, यानी एक जैसे पार्ट्स हर टाइप के प्रोडक्ट में लगा दे, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। इससे हमारा क्या होगा, इकोनॉमिक ऑफ स्केल आ जाएगा, इससे हमारी कॉस्ट में कमी आएगी, क्योंकि हम ज्यादा मटेरियल सप्लायर से खरीदेंगे कि भाई ये वाला मटेरियल हम हर टाइप के प्रोडक्ट में लगाते हैं, है ना, तो हमारी कॉस्ट हमेशा के लिए कम आ जाएगी। जैसे रेस्टोरेंट है, मैं आपको बताऊं, अब रेस्टोरेंट में वो क्या करते हैं, कोई भी सब्जी बनानी हो, पनीर की कोई भी सब्जी बनानी हो, ग्रेवी वो एक ही बना लेते हैं, नहीं भी। अब जब ग्रेवी लगभग एक ही बन गई तो उसके बाद दूसरी सब्जी बना रही है, पनीर मसाला बनाना है, मान लो शाही पनीर बनाना है, तो उसमें वो थोड़े थोड़े पार्ट अलग कर देते हैं, किसी में मसाला कम कर देते हैं, बाद में किसी में मसाला ज्यादा कर देते हैं, बेसिक पार्ट वो एक ही बना कर रखते हैं। जैसे डोसा बनाना होता है उनको, मान लो, तो वो क्या करते हैं कि आलू का मिक्सर, आलू की पिट्ठी एक बना के रख लेते हैं, है ना। अब पनीर वाला अगर डोसा चाहिए तो उस पिट्ठी में थोड़ा पनीर और डाल देते हैं, नहीं ऑनियन वाला चाहिए तो उसी पिट्ठी में थोड़ा ऑनियन और डाल देते हैं, एक स्टैंडर्डाइज हो गया ना, समझ। द सेम पार्ट, सेम मटेरियल, सेम कंपोनेंट is utilized for more or less every type of product, right? वो कहलाता है cost reduction, okay? It believes in reduction cost till optimum level, और ये cost reduce करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ, नहीं, जब तक हमारा ऑप्टिमम ना आ जाए। ये नहीं है कि बस एक लेवल को अचीव कर लिया, तो ये कहलाता है मेरा कॉस्ट रिडक्शन। यहां तक बात समझ में आ गई? भी क्लियर पार्ट? चलिए आगे चलें। सेकंड है एक्सप्लेन द स्कोप फोकस एरिया ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। इसका क्या मतलब है कि कॉस्ट हम कहां कहां कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए, सब कौन सा, सबसे पहले प्रोडक्ट डिजाइन, है ना, ध्यान से सुना, कहां हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, डिजाइन बनाते समय, ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्री का लेआउट, प्रोडक्शन प्लान, ठीक है। अब एक एक करके समझना जरा। डिजाइन, ठीक है, सिंपल कॉमन सेंस है, मुझे कॉस्ट रिड्यूस करनी है और हमेशा के लिए। मान लो हम फ्लैट बना रहे हैं, बिल्डर हैं, है ना, तो डिजाइन ऐसा बनाओ, है ना, कि कॉस्ट हमारी कम आए, क्योंकि आगे का जो कंस्ट्रक्शन होगा भाई वो डिजाइन पर ही निर्भर करेगा। मतलब 80% कॉस्ट हमारी डिजाइनिंग एरिया में फिक्स हो जाती है, बाद में तो एक्टिवेशन होती है। कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो जब अच्छा डिजाइन बनाएंगे, उसका हम इफेक्टिव डिजाइन बनाएंगे, हम इस तरह से डिजाइन बनाएंगे कि भाई उसमें आगे लगने वाली कॉस्ट कम आए, तो सारे एफर्ट्स अगर हम डिजाइनिंग में डाल देंगे तो हमारी कॉस्ट कहीं ना कहीं ये एंश्योर हो जाएंगे कि आगे की कॉस्ट कम आएगी। तो जो हमने डिजाइन तो नक्शा तो बना दिया, अब उसके बाद सोच रहे हैं कि नहीं यार, इस पे तो यहाँ पर तो फ्लोरिंग ऐसी करें, तो अब आप डोर्स फ्लोरिंग चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने जो डिजाइन किया है बाकी सारी कॉस्ट उस हिसाब से फिक्स हो जाएगी। तो डिजाइन बनाते समय हमें कॉस्ट का ध्यान में रखना है, नहीं? या फिर हम ये भी बात कर सकते हैं कि भाई हम सस्ता मटेरियल, चीपेस्ट मटेरियल, सब्स्टिट्यूट मटेरियल इस्तेमाल करें, क्वालिटी सेम हो, नहीं, हाई यील्ड हो, यानी वो मटेरियल डिजाइन बनाते समय आप रिकमेंड करो जो सस्ता भी हो, सब्स्टिट्यूट हो और क्वालिटी भी अच्छी हो, राइट भाई, और ऑपरेशन का टाइम उसमें कम लगे, और स्टैंडर्डाइजेशन हो। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब आप ये समझा है कि सभी प्रकार के प्रोडक्ट में एक जैसा मटेरियल हो, राइट। तो इसका मतलब डिजाइनिंग जो हमारा स्टेज है वो हमारी पूरी मैन्युफैक्चरिंग चेन की इंपॉर्टेंट स्टेज है। तो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डिजाइन हमें बनाना चाहिए जो हमारे प्रोडक्ट को एंड तक लेके जाएगा, ओके। यानी डिजाइन बनाते समय ही हमें ये देखना चाहिए कि मटेरियल हम कौन सा लगाएं, लेबर हम क्या अपॉइंट करें, क्योंकि 80% ऑफ द कॉस्ट हमारी डिजाइनिंग स्टेज में ही फिक्स हो जाती है, इसलिए डिजाइन हमारा क्रूशियल पार्ट हो गया, नहीं। जैसे टाटा मोटर्स से, नहीं, उन्होंने 1 लाख रुपए में जो कार बनाई, एम्बिशियस, है ना, इस प्लान को कैसे वो कर पाए, when they had focused on cutting unnecessary parts, है ना, कि भाई जो बेकार के पार्ट्स हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर, उनको हटा दिया जाए, लेफ्ट साइड मिरर हटा दिया जाए, है ना, प्लास्टिक एक्सटीरियर पार्ट्स लगाए जाए, यानी डिजाइन बनाते समय ही ये निश्चित हो जाए कि भाई ये जो महंगा पार्ट्स है
और इसका कोई यूज नहीं है, उनको हटा दिया जाए। ठीक है। दूसरा, कॉस्ट कैसे कंट्रोल करो, कॉस्ट कैसे रिड्यूस करोगे? ऑर्गेनाइजेशन, यानी सबको काम का बंटवारा ठीक से हो। ये नहीं है कि जो स्किल्ड वर्कर है उसको अनस्किल्ड वाला काम दे दे, अनस्किल्ड वाले को स्किल्ड वाला काम दे दे, या एक काम दो लोगों को दे दे, उससे ओवरलैपिंग होगी, अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है। तो असाइनमेंट अगर हमारा प्रॉपर होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम डेलीगेट कर पाएंगे, ओवरलैपिंग नहीं होगी, किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा, नहीं, एम्प्लॉय भी एनकरेजमेंट होंगे, हाँ भाई हाँ मुझे कॉस्ट कम करनी, मुझे ये वाला काम दिया गया। तो एक तो डिजाइनिंग स्टेज को ध्यान में रखो, दूसरा सबको सही काम बांटो। ये नहीं है कि आप कोई काम उसको दे रहे हो जो काम आता ही नहीं है, तो टेक्निकल वाले को टेक्निकल का काम दो, ऑपरेशन वाले को ऑपरेशन का काम दो, मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग का काम दो, और कोई भी काम ओवरलैपिंग ना हो, इससे वेस्टेज बढ़ती है हमारी। ठीक है। तीसरा है फैक्ट्री का लेआउट, ध्यान से सुना, प्रॉपर फैक्ट्री लेआउट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट to determine whether there is any scope for cost reduction by elimination of waste, man, material, maximum utilization of facilities. प्रॉपर फैक्ट्री लेआउट, इसका मतलब पूरी फैक्ट्री में, जैसे मैं ये बात करूं कि हमारे पास ये फैक्ट्री है, ग्राउंड फ्लोर पर कटिंग का काम होता है, फर्स्ट फ्लोर पर स्टिचिंग का काम होता है, तो भाई इसमें तो मूवमेंट में टाइम लग जाएगा, पहले का आउटपुट दूसरे का इनपुट होगा, तो आप क्या करोगे, सारी मशीनों को एक साथ रखना चाहोगे ताकि पहले का आउटपुट इमीडिएट दूसरे का इनपुट हो जाए, उसको बोलते हैं फैक्ट्री का लेआउट चेंज करना, प्रॉपर हो, यानी एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट की यूटिलाइजेशन इस तरह से हो ताकि पहले प्रोसेस का आउटपुट बगैर मूवमेंट ज्यादा के, बगैर ट्रांसपोर्टेशन के दूसरे में इनपुट चला जाए और बीच में WIP का पाइल्ड अप भी ना हो। तो ऐसे लेआउट करो ताकि हम मैन, है ना, ताकि बीच में ये नहीं कि एक लेबर सारा मेटेरियल WIP उठाकर दूसरी जगह लेके जा रहा है ना, मटेरियल की वेस्टेज ना हो, मैन का सही यूटिलाइजेशन हो और अपनी कैपेसिटी को पूरा यूटिलाइज कर सके। इसका मतलब फैक्ट्री लेआउट आप सही से रखो। ठीक है। तो पहला हो गया डिजाइन, दूसरा हो गया ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा हो गया फैक्ट्री लेआउट। ठीक है। प्रोडक्शन प्लान एंड प्रोग्राम एंड मेथड, यानी जितना मटेरियल आपको चाहिए उतना मंगाए, वो कहते हैं ना, जितनी भूख हो उतना खाना खाओगे तो बेकार नहीं जाएगा खाना, तो कॉस्ट भी आपकी रिड्यूस होगी, बेकार बिल बढ़ेगा, क्या फायदा उसका, है ना। लेबर खाली ना बैठे, मशीन आपकी अच्छी हो, यानी प्रोडक्शन कंट्रोल करो, एंश्योर्स प्रॉपर प्लानिंग ऑफ वर्क बाय इंस्टॉलिंग एन एफिशिएंट प्रोसीजर एंड प्रोग्राम, ऑर्डरिंग करेक्ट मशीन एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ दिस, यानी आप डिमांड के हिसाब से, जितने आपके प्रोडक्ट की डिमांड है, जितना आपके पास ऑर्डर है, उस हिसाब से मशीनें मंगाओ, प्लान करो आप, नहीं, तभी आप अपने रिसोर्स को प्रॉपर यूटिलाइज कर पाओगे। प्रोडक्शन कंट्रोल करो ताकि वेस्टेज मिनिमम हो, नहीं, और आइडल कैपेसिटी भी यूटिलाइज हो पाए, नहीं, कंट्रोल आपका स्टोर्स में रहे और लेबर की वेस्टेज भी ना हो, प्रोडक्टिविटी हो। इसका मतलब सिंपल से ये है कि आप प्रोड्यूस करो ऑर्डर के हिसाब से, यानी पुश मॉडल लगाओ, इसका मतलब लेबर खाली ना बैठे, इसका मतलब मशीन कोई अनयूटिलाइज ना रखे, यानी अल्टीमेट स्टोर, प्रोडक्शन, वेयरहाउस, इनका ऑप्टिमम यूटिलाइज करो। क्लियर पार्ट? चलिए, तो ये हो गया हमारा स्कोप। ठीक है। चलिए अगला एक बार, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। अभी एक क्वेश्चन रह गया, उसके बाद कर देख लेंगे। ध्यान से सुनना, कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है, पहले कॉस्ट रिडक्शन के बारे में बता दे सारी चीजें। ये परमानेंट होता है, टेम्परेरी नहीं होता, मतलब एक बार आपने ऐसा निर्णय ले लिया कि कॉस्ट आपकी हमेशा के लिए कम हो जाएगी, पहले डिजाइन ऐसा बना दिया कि अब आगे का प्रोडक्शन, आगे की कंस्ट्रक्शन उसी डिजाइन पर होगी तो हमेशा के लिए हो गया, कोई टेम्परेरी फेज थोड़ा हुआ ये। तो ये जो कहलाता है अचीवमेंट ऑफ रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन कॉस्ट, नहीं, कोई बनावटी नहीं होता, नहीं, जबरदस्ती नहीं होता, रियल होता है, परमानेंट होता है। ओके, और रियलिस्टिक कहते हैं उसको, नहीं, प्रोडक्ट की क्वालिटी, रियल हो गया, परमानेंट हो गया, ठीक है, रियल हो गया, परमानेंट आपका हो गया, हमेशा के लिए अचीवमेंट होगी, और क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं होता, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं होता, हम क्वालिटी मेंटेन करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड से मेरा कोई लेना देना नहीं होता, हम स्टैंडर्ड को चैलेंज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस हमारा प्रोसेस होता है, हम स्टैंडर्ड को चैलेंज करते रहते हैं, हम हमेशा ये कोशिश करते रहते हैं कि हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो, डायनामिक अप्रोच होती है, और ये सभी एरिया में
सभी टाइप के बिजनेस में यूनिवर्सली अप्लाई होती है, हमारा कोई स्टैंडर्ड पर लेना देना नहीं होता, राइट। केवल ये नहीं कहते हम पास्ट पर कंट्रोल करेंगे, पास्ट को तो छोड़ दो, आज की जो कॉस्ट है, आज जो डिजाइन बना रहे हैं वो और फ्यूचर कॉस्ट, इन पर हम ध्यान में रखते हैं, ठीक है। हम हमेशा सब्स्टिट्यूट वेज ढूंढते रहते हैं कि क्या करें, प्लांट लेआउट चेंज करें, नहीं ऑटोमेटिक मशीन लगा दें, है ना, इस तरीके से हम काम करें कि भाई एसी है 5 स्टार एसी लगा दें, हम इस तरह से काम करें कि कॉस्ट हमेशा के लिए कम हो जाए, तो ये कहलाती है हमारी कॉस्ट रिडक्शन। क्लियर है? तो कॉस्ट रिडक्शन में मैं आपको ये कह सकता हूं कि हमें किन किन पॉइंट्स पर ध्यान में रखना है ना। ये एक परमानेंट, ठीक है, रियल रिडक्शन होती है, रियल रिडक्शन होती है, परमानेंट होती है, हमेशा के लिए होती है, फॉर ऑलवेज, नॉट फॉर टेम्परेरी, कि आप ये समझो टेम्परेरी होती है, ठीक है। नो स्टैंडर्ड सेट करते हैं हम, नहीं कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं करते, बल्कि इनको हम चैलेंज करते हैं, इनका हमारे से कोई लेना देना नहीं होता, कोई हम टारगेट सेट नहीं करते, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट करते रहना चाहिए, continuous way to find continuous way to find out the scope of reduction of cost, है ना, to find out the reduction of cost। भाई कहते हैं ना एक चीज के पीछे बढ़ जाओ तो वो चीज आपको मिल ही जाती है, तो कॉन्टिन्यूस हम ढूंढते रहते हैं, ये डायनामिक अप्रोच है बेसिकली, ये आपकी डायनामिक अप्रोच है, राइट। हाँ जी, ये आपकी क्या कह सकते हैं हम, प्रिवेंशन, बेसिकली करेक्टिव वे करते हैं, राइट। हम किस पर ध्यान देते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर कॉस्ट पर, प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर कॉस्ट, ओके। इन पॉइंट को ध्यान में रखना है, परमानेंट है, रियल है, कोई बनावटीपन नहीं है, कॉन्टिन्यूस वे टू इंप्रूव द कॉस्ट, राइट। स्टैंडर्ड से हमें कोई लेना देना नहीं होता, प्रेजेंट और फ्यूचर कॉस्ट में मद्देनजर रखते हैं, डायनेमिक अप्रोच होती है, परमानेंट रिडक्शन होती है, ओके, करेक्टिव वे होता है, तो ये कहलाती है कॉस्ट रिडक्शन के बारे में। बोलो बात समझ में आ गई? अब आते हैं कॉस्ट कंट्रोल, अब आते हैं हम कॉस्ट कंट्रोल। हाँ जी, इसके अगेंस्ट हम बात करते हैं कॉस्ट कंट्रोल। अच्छा एक चीज और मेन, ये परमानेंट होती है और क्वालिटी कॉन्शियस होती है, क्वालिटी पर मेन ध्यान देते हैं, क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं होता, ये मेन पार्ट रहेगा, है ना। अब कॉस्ट कंट्रोल की बात करें तो ये क्या कहते हैं हम, हाँ जी, कॉस्ट कंट्रोल यानी टेम्परेरी रिडक्शन होता है, हमेशा के लिए नहीं, कॉस्ट को जबरदस्ती कम करते हैं, यानी कॉस्ट को हम एक्चुअल से कंपेयर करते हैं बजट से, और डिफरेंस वेरिएशन आता है, और फिर रेमेडियल एक्शन लेते हैं। परचेज मैनेजर को ये टारगेट देते हैं कि भाई तुम कॉस्ट सेंटर, तुम्हें इससे ज्यादा पैसा खर्च करना ही नहीं है, बस ये तुम्हारी मैक्सिमम लिमिट है। अब आप जैसे मर्जी कॉस्ट को कम करके लेकर आओ, आप सस्ता मटेरियल खरीदो, कुछ भी करो, एम्प्लॉय दुखी हो जाए, आप सेफ्टी मेजर्स मत फॉलो करो, नहीं आप मैनुअल मशीन लगा दो, आप कुछ भी करो, बट क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, कॉस्ट किसी भी तरीके से कम होनी चाहिए, इसका मतलब एक्चुअल कॉस्ट को हम टारगेट कॉस्ट से कंपेयर करते हैं, और फिर जो वेरिएशन अगर आता है, मान लो एक्चुअल कॉस्ट हमारी ज्यादा आ जाती है, तो उसके अगेंस्ट फिर हम रेमेडियल एक्शन लेते हैं कि क्यों ज्यादा आ गई, क्वालिटी को छोड़ो, हमें क्वालिटी नहीं चाहिए, तो वहां पर हम उस पार्ट को बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल, टेम्परेरी रिडक्शन होता है हमारे पास कॉस्ट में सिर्फ, राइट। टारगेट हमारा सेट मेन होता है, और ये लिमिटेड एरिया के लिए एप्लीकेबल होता है, जबकि कॉस्ट रिडक्शन तो यूनिवर्स सबके लिए अप्लाई होगा, क्योंकि वहां स्टैंडर्ड की बात नहीं आती, यहाँ पर उन एरिया में कॉस्ट कंट्रोल की जाती है जहां स्टैंडर्ड सेट करे जा सके, कि भाई एक प्रोडक्ट को बनाने में 4 घंटे चाहिए, मतलब आप टारगेट सेट कर पाओ, वहां कॉस्ट कंट्रोल किया जा सकता है, जहां पर कॉस्ट, यहाँ पर टारगेट सेट ही ना कर सको, वहां पर कॉस्ट कंट्रोल कर ही नहीं सकते, ये प्रिवेंटिव वे कहलाता है, टेम्परेरी वे कहलाता है, ओके, राइट, प्रिवेंटिव वे कहलाता है, एक्चुअल को स्टैब्लिश स्टैंडर्ड से करते हैं, और पास्ट और प्रेजेंट कॉस्ट को मेन, पास्ट के बेस पर ही तो हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं और एक्चुअल कॉस्ट कंपेयर करते हैं, है ना, तो यहाँ पर कहलाता है क्वालिटी कंप्रोमाइज, मेन पॉइंट क्या आपको ध्यान में रखना है, क्वालिटी कंप्रोमाइज कर सकते हैं, राइट। हाँ जी, एक्चुअल कॉस्ट कंपेयर विद द स्टैंडर्ड कॉस्ट,
राइट। और फिर डिफरेंस को जो वेरिएशन आते हैं, जो वेरिएशंस आते हैं उनके अगेंस्ट हम एडवर्स एक्शन लेते हैं, राइट। और ये उन एरिया में लगता है जहां पर, मतलब उस एरिया में अप्लाई करते हैं जहां पर हम टारगेट सेट कर पाए। जहां पर हम टारगेट सेट कर ही नहीं पाते वहां नहीं। तो ये यूनिवर्सली अप्लाई फॉर ऑल एरिया, ये हम कहते हैं यूनिवर्स अप्लाई फॉर ऑल एरिया। कहीं पर भी अप्लाई कर दो आप, इसका स्टैंडर्ड से कोई लेने देने नहीं होता। यहाँ पे जब स्टैंडर्ड आप सेट कर पाओगे तभी आप इसको फॉलो कर पाओगे, राइट भाई। टेम्परेरी फेस होता है, नॉट परमानेंट, आर्टिफिशियल कह सकते हो, राइट। प्रिवेंटिव एक्शंस कह सकते हो, पास्ट कॉस्ट एज वेल एज प्रेजेंट कॉस्ट पर फोकस होता है। यानी पास्ट के हिसाब से हम टारगेट सेट करते हैं, प्रेजेंट में जो एक्चुअल कॉस्ट होती है उसको फिर हम कंपेयर करते हैं। दीज आर अबाउट कॉस्ट कंट्रोल। होगी क्लियर बात है? चलिए, हाँ जी, ये है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द टेक्निक्स एंड टूल्स ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। मतलब कॉस्ट रिडक्शन के हथियार क्या हैं। मतलब आप लड़ाई के मैदान में जाओगे तो कौन कौन से हथियार लेके जाओगे, टूल्स एंड टेक्निक, है ना। सिंपल सी बात है, कैसे आप कॉस्ट को कम करोगे विदाउट इम्पेयरिंग द क्वालिटी, परमानेंट रिडक्शन, है ना। वैल्यू एनालिसिस करके अभी आगे समझा देंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जस्ट इन टाइम, मतलब स्टोरेज कॉस्ट कम करना। देखो बाकी जो नहीं अभी करें आगे करेंगे, नाम समझ लो, बाकी जो कर चुके उसके बारे में और समझ, कॉन्सेप्ट समझ लो। यानी जस्ट इन टाइम मतलब मटेरियल सप्लायर से आप ले लो, डायरेक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चला जाए, यानी आपको स्टोर करने की आवश्यकता नहीं है, आपको इंस्पेक्शन की आवश्यकता नहीं है। तो इंस्पेक्शन कॉस्ट बच गई, आपकी स्टोरेज कॉस्ट बच गई, है ना, मटेरियल की, WIP की, फिनिश गुड्स की। तो ये कॉस्ट रिडक्शन, परमानेंट कॉस्ट रिडक्शन हुआ। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, मतलब आप ड्रामेटिकली आप कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हो, नहीं, बियॉन्ड थॉट आप रिड्यूस कर रहे हो, तो वो परमानेंट रिडक्शन है, ठीक है। काइजन कॉस्टिंग, यानी स्मॉल इंप्रूवमेंट, स्मॉल सेविंग विल एक्यूमुलेट एट द एंड, ओके। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट कंपोनेंट, ये तो अभी बता दिया कि आपके पास अगर डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, मतलब फर्नीचर है, तो उसमें आप पॉलिश एक जैसी इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। कार है तो उसमें आप प्लास्टिक या हैंडल या ग्लासेस, कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो आप एक जैसा इस्तेमाल कर रहे हो, राइट। तो उससे क्या होगा कि इकोनॉमिक ऑफ स्केल में खरीदोगे, उससे आपको बल्क डिस्काउंट मिलेगा, कॉस्ट आपकी कम आएगी और वो हमेशा के लिए कम होगी। तो स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, मेन कॉस्ट कॉस्टिंग हो गया, BPR हो गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और बाकी रह गया टारगेट कॉस्टिंग और वैल्यू एनालिसिस, ये अभी हम कर ही रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये भी हमने कर ही लिया कि state what standardization of component and the manner in which it will work out to reduce the cost, मतलब how standardization will reduce the cost, ठीक है। standardization मतलब क्या होता है, same type of component for more than one product or all product which may manufacturer is producing, मतलब एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट में, एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट में आप एक जैसा मटेरियल अगर आप लगाते हो, फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल कंपनी है ना, डिफरेंट मॉडल्स हैं। कार की बात करें, जैसे एल्टो है, SX4 है, जैन है, डिफरेंट टाइप के मॉडल्स हैं, है ना। इस ये पॉसिबल है कि एक टाइप के डोर इस्तेमाल करें, हैंडल नहीं, वाइपर सब में एक जैसा, तो इससे क्या होगा, बल्क में परचेज करेंगे हम, नहीं, इजी हो जाएगा इन्वेंट्री कंट्रोल करना, बल्क डिस्काउंट मिलेगा, तो ये परमानेंट कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगी। क्लियर बात बेटा? चलिए, राइट, इजी फॉर एन ऑपरेटर, ऑपरेटर के लिए इजी हो जाएगा। स्टैंडर्डाइजेशन मींस सेम टाइप ऑफ कंपोनेंट, ठीक बात है। चलिए, अब अगला है टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है, डेफिनेशन, स्टेप, प्रिंसिपल, प्रोज एंड कॉन्स, फायदे भला बुरा, इम्पैक्ट ऑफ टारगेट कॉस्टिंग ऑन प्रॉफिट, कहां कहां टारगेट कॉस्टिंग में अप्लाई कर सकते हैं, और कंपोनेंट ऑफ टारगेट कॉस्टिंग, मतलब ये हमारा स्कोप है। टारगेट कॉस्टिंग में हमें क्या क्या करना है, ओके। देखिए, टारगेट कॉस्टिंग का मीनिंग पहले एक बार समझो जरा, मैं एक बार पढ़ के समझा देता हूँ फिर बताता हूँ। टारगेट कॉस्टिंग कैन बी डिफाइंड एज, एक स्ट्रक्चरल अप्रोच है टू डिटरमाइन द कॉस्ट एट विच प्रपोज्ड प्रोडक्ट विद स्पेसिफाइड फंक्शनैलिटी
and quality must be produced to generate desired level of profitability at anticipated selling price। क्या मतलब है, ध्यान से सुनो। इसमें हम क्या करते हैं, हाँ जी, सबसे पहले हमें एक प्रोडक्ट बेचना है, बहुत ध्यान से सुनना, हमें एक प्रोडक्ट बनाकर बेचना है, ठीक है। तो हम कस्टमर से बात करते हैं कि भाई आपको कैसा प्रोडक्ट चाहिए। जैसे मान लो मोबाइल फोन मुझे बनाना है, तो हम फुल मॉडल नहीं कि बना के रख लिया और कस्टमर को क्या दिया, ये अवेलेबल हैं भैया, जो चाहिए वो ले लो, वो नहीं। शर्ट बना दी नहीं कि भाई ये इस साइज की इस कलर की शर्ट है भैया, डिजाइनर शर्ट है, आपको इसमें कोई और कलर कोई और डिजाइन मिलेगा, दीज आर अवेलेबल, वो नहीं। उसके अपोजिट में हम क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट मुझे बनाना है, हेयर ड्रेसर है, कि भैया कस्टमर से पूछते हैं किस तरीके के आपको हेयर कट करने हैं, ठीक है, वो वाली बात कर रहे हैं। एक प्रोडक्ट है मोबाइल, तो हमने कस्टमर से बात करी कि भाई आपको कैसा प्रोडक्ट चाहिए, उसमें क्या फीचर्स होने चाहिए, उसमें क्या फीचर्स होने, और एक कस्टमर से नहीं बात कर रहे, हम डिफरेंट कस्टमर से बात कर रहे हैं कि ज्यादातर कस्टमर क्या फीचर्स मांगते हैं। इनकमिंग कॉल प्रॉपर हो, आउटगोइंग कॉल प्रॉपर हो, उसमें फोन की फैसिलिटीज हो, उसमें ब्लूटूथ की फैसिलिटीज हो, उसमें सब सोशल मीडिया एक्टिवेट हो, यानी ये सारी चीजें उसके अंदर हो, कॉल रिकॉर्डिंग की फैसिलिटीज हो, राइट भाई। तो हम कस्टमर से जब बात करते हैं तो ये सारे फीचर्स हम इकट्ठे कर लेते हैं कि हर कस्टमर को ये फीचर्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब फिर ये देखते हैं कि वो कस्टमर कितना प्राइस मुझे दे देगा। ध्यान से सुना, सबसे पहले हम कस्टमर की एक्सपेक्टेशन देखते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं, फिर देखते हैं कि वो कितना प्राइस मुझे दे देगा। लेट्स से वो 100 रुपए मुझे देने को तैयार है उस प्रोडक्ट के, मुझे 10,000 रुपए देने को तैयार है उस प्रोडक्ट के, मुझे 40,000 रुपए देने को तैयार है उस प्रोडक्ट के, ठीक है। मतलब एक कस्टमर से बात करते हो, दूसरे से बात करते हो, तीसरे से बात करते हो, कि एवरेज निकाल लेते हो कि आपका कंपटीटर भी इतने रुपए चार्ज करता है, ये मार्केट ड्राइवन प्राइस हो गई अकॉर्डिंग टू कस्टमर। अब हम ये देखते हैं कि अच्छा बाजार में 40,000 रुपए मुझे मिल जाएंगे, नहीं भाई, मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए उसमें, कि जो मैं कैपिटल लगाऊंगा भाई। अब आप जब घर आ गए कस्टमर से बात करके, तो आप सोच रहे हो कि यार ये प्रोडक्ट मुझे बनाना है ना, एक फैक्ट्री मुझे चाहिए, ठीक है, वर्कर मुझे चाहिए, है ना, मटेरियल खरीदूंगा, तो इन सब में जो पैसा लगेगा, उस पैसे को अगर मैं कहीं और लगाता तो इतनी रिटर्न तो आती। तो मुझे वो पैसा जो मैं इस पे लगाऊंगा, कम से कम मुझे पर प्रोडक्ट 10,000 रुपए की रिटर्न चाहिए, ठीक है, या पर प्रोडक्ट मुझे 4,000 रुपए की रिटर्न चाहिए। तो इसका मतलब अगर मेरी कॉस्ट 36,000 रुपए आ जाए, काश अगर मेरी कॉस्ट 36,000 रुपए आ जाए, नहीं, तो मैं 4,000 प्रॉफिट कमाकर 40 पे तो बेच लूंगा। तो मेरा टारगेट होना चाहिए अब सारे एफर्ट्स के, भैया लाओ मटेरियल किस सप्लायर से खरीदें, कितनी लेबर लगाएं, कितने हम ओवरहेड खर्च करें, कितने मैनेजर को पैसे दें, कितना रेंट दें, हम कितने मार्केटिंग पर खर्च करें, ये सारा टोटल सर 36,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, 40 में से मुझे कम पैसे मिलेंगे, है ना। तो अब मैं क्या देखता हूँ, करंट फिजिबल कॉस्ट। अब मैं क्या देखता हूँ, करंट फिजिबल कॉस्ट, यानी अब मैं अंदाजा लगाता हूं कि मेरे पास कितना खर्चा आएगा मटेरियल का, कितना लेबर का, कितना ओवरहेड का, इन सबको जोड़कर देखता हूं कि सर अगर मान लो 38,000 रुपये आ रहा है, तो भैया 38,000 रुपये मेरा खर्चा आएगा और 40 में बेचूंगा। तो नहीं 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 नहीं, फिर तो मुझे कम करना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ कि मैं इसको कहाँ तक कम करूँ, मैं इसको कहाँ तक कम करूं, 2,000 कम करने हैं, कैसे कम करूं, यानी रेंट में क्या कम कर सकता हूँ, स्किल्ड लेबर में कम कर सकता हूँ, मैं मटेरियल सब्स्टिट्यूट लगा सकता हूँ, फिर मैं अपना दिमाग लगाता हूँ, यानी किस तरीके से हम इसको कम करेंगे। वो अब आगे आएगा वैल्यू इंजीनियरिंग, वैल्यू एनालिसिस और फंक्शनल एनालिसिस। तो इसको कम करके हम कहां तक लेकर आएंगे, 36,000 तक, यानी जो कॉस्ट गैप है 2,000 रुपए का, वो मुझे कम करना है। ओके, तो इसको बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन टारगेट। बात समझ में आ गई। अब एक बार ये टारगेट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन है। नाउ कम टू द पॉइंट अगेन, समझ में आ जाएगा आप जल्दी से। आपको देखो क्या कहता है, हाँ जी, स्ट्रक्चरल अप्रोच, एक स्ट्रक्चरल अप्रोच हो गई, ठीक है। कॉस्ट मालूम करना, यानी कितनी कॉस्ट रखनी है जिस पर प्रपोज प्रोडक्ट विद स्पेसिफाइड फंक्शनैलिटी, यानी जो कस्टमर चाह रहा है, एंड क्वालिटी मस्ट बी प्रोड्यूस, मतलब हम वो प्रोडक्ट कस्टमर की फंक्शनैलिटी के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से हम बना पाए, एक वैसा अप्रोच बनाओ ताकि हमें
मिनिमम प्रॉफिट फेयर रेट ऑफ रिटर्न मिल सके एट मार्केट सेलिंग प्राइस पर। बात समझ में आ गई? यानी एंटीसिपेटेड सेलिंग प्राइस पर मुझे प्रॉफिट मिल सके। मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाऊं जो मार्केट में मुझे सेलिंग प्राइस भी दे और मेरा कम से कम प्रॉफिट भी दे, ताकि फंक्शनलिटी भी पूरी हो जाए। राइट, तो ऐसा स्ट्रक्चर बताओ ताकि कॉस्ट मेरी कितनी आई ये मैं जज कर सकूं। ठीक है, टारगेट कॉस्टिंग इज ऑलमोस्ट एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ कॉस्ट प्लस मार्जिन मॉडलिंग, जहां पर पहले कॉस्ट निकालते हैं, मटेरियल का खर्चा इतना, लेबर का इतना, ओवरहेड का इतना, राइट, फिर उसमें मैं मार्जिन जोड़ देता हूं कि भाई मेरा मार्जिन इतना है तो मैं इतने में बेचूंगा, ये उसके अगेंस्ट है। ठीक है, a product not cost structure in mind. Once the product is built, they add the profit margin to arrive the final selling price. ये उसके अगेंस्ट है। ठीक है, तो टारगेट कॉस्टिंग क्या हुई? एक स्ट्रक्चरल अप्रोच हुई, एक सिस्टमैटिक अप्रोच हुई, जिसमें मैं कॉस्ट कैलकुलेट करता हूं बाय डिडक्टिंग द टारगेट प्रॉफिट फ्रॉम मार्केट सेलिंग प्राइस, ताकि मैं प्रोडक्ट को कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे पाऊं। बोलो क्लियर पार्ट भी? ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा टारगेट कॉस्ट है। ठीक है, हाँ जी, आगे 7th वाला क्वेश्चन बाद में देखेंगे। अब यही आ गया स्टेप्स इन टारगेट कॉस्टिंग। ठीक है, ध्यान से देखना कि टारगेट कॉस्टिंग में स्टेप्स क्या क्या होंगे, जो कॉन्सेप्ट है उसी से। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना R&D के थ्रू। मतलब बाजार में एक कस्टमर ने कई कस्टमर से बात करके ये देखना कि वो कितने रुपए मुझे एक प्रोडक्ट के लिए दे सकते हैं कंपटीटर के प्राइस के हिसाब से। फिर देखना अच्छा कितना खर्चा होगा, मुझे रॉयल्टी कितने देनी, तो मेरे हाथ में कितने पैसे आएंगे, नेट रियलाइजेबल प्राइस। मुझे मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न कितना चाहिए, डिजायर्ड प्रॉफिट का मतलब क्या होगा? फेयर रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू फेयर रेट ऑफ रिटर्न, इनटू फेयर रेट ऑफ रिटर्न। ओके, तो आ जाएगी मेरे पास टोटल कॉस्ट। ठीक है, आप देखोगे करंट फिजिबल कॉस्ट, इसका मतलब क्या होता है कि जो हम रेगुलर प्रोडक्ट है वो देखेंगे कि प्रेजेंट कॉस्ट कितनी आ रही है, और अगर नया प्रोडक्ट है तो अनुमानित कॉस्ट। भाई अगर आपका रेगुलर प्रोडक्ट है तो आप प्रोडक्शन मैनेजर को बुला के पूछोगे बता भाई कितनी कॉस्ट आ रही है अभी मटेरियल की, लेबर की, ओवरहेड की, है ना। नया है तो अनुमानित। अब मान लो हम सोच रहे हैं, अभी जैसे बताया मैंने कि टारगेट कॉस्ट आपकी आ रही है सपोज 80 रुपए, और करंट फिजिबल कॉस्ट मटेरियल की, लेबर की, ओवरहेड की ये आ रही है मान लो 85। तो इसका मतलब अगर मैं 85 में बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट उतना नहीं होगा जो मुझे चाहिए, तो इसका मतलब मुझे 5 रुपए कॉस्ट को कम करना है। ये कहलाएगा कॉस्ट रिडक्शन टारगेट, यानी कॉस्ट गैप। करंट फिजिबल कॉस्ट माइनस टोटल माइनस टारगेट कॉस्ट। एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो मैं 100 रुपए में बेचूंगा अपने प्रोडक्ट को, है ना, फ्रेट एंड डिस्काउंट एंड रॉयल्टी मिलाकर सपोज 10 रुपए, तो इसका नेट रिलाइजेबल 90 रुपए आएगी। 10 रुपए का मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो मैं 80 रुपए मैक्सिमम कॉस्ट आनी चाहिए। टारगेट कॉस्ट में मैक्सिमम अलाउेबल कॉस्ट, इससे ज्यादा कॉस्ट मैं परमिट नहीं कर सकता, मेरी मतलब वर्थ नहीं है। फिर देखेंगे करंट कॉस्ट कितनी है, अगर करंट कॉस्ट इससे ज्यादा आ रही है तो भाई इसको यहां तक रिड्यूस करो। ओके, कैसे? एफर्ट्स करो ताकि करंट फिजिबल कॉस्ट टारगेट कॉस्ट तक आए। ओके, क्वालिटी मेंटेन रहे। अब 3 तरीके हैं, वैल्यू एनालिसिस यानी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को कम करो, वैल्यू इंजीनियरिंग, डिजाइन चेंज करो, फंक्शन एनालिसिस। ठीक है, हाँ जी, तो ये 3 तरीके मैं आपको बताऊंगा आगे, अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये कहलाता है बेसिकली स्टेप मेन, ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब ताकि कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ जाए। वही बता रहे हैं, कस्टमर से बात करते रहना चाहिए कि उसे क्या चाहिए, और एक कस्टमर से नहीं कई कस्टमर से बात करो। ठीक है, प्राइस डिसाइड करो कि कंपटीटर कितना मांग रहा है और डिमांड एंड प्राइस, उस प्राइस पर आप कितना वॉल्यूम बनाओगे। अगर ज्यादा वॉल्यूम बनाओगे तो आपकी कॉस्ट कम आ जाएगी। कितना मार्जिन आपको चाहिए, ज्यादा बनाएंगे तो मार्जिन कम, और कम बनाएंगे तो मार्जिन ज्यादा हो जाएगा। टारगेट कॉस्ट आ जाएगी, यानी सेलिंग प्राइस माइनस रेट ऑफ रिटर्न, तो ये टारगेट कॉस्ट। सेम करंट फिजिबल कॉस्ट निकाल लोगे, गैप, फिर अप्लाई करोगे। तो ये हमारा स्टेप ही हुआ, मैंने तो बात दोबारा रिवाइज करके बता दिया। अब इसी को अगर हम जो बुक की लैंग्वेज उसके हिसाब से देखें, स्टेप 1 क्या है? रीओरिएंट कल्चर ऑफ थिंकिंग एंड एटीट्यूड। नहीं, मतलब सबसे पहला स्टेप क्या है? market driven price and need of customer can be prioritized rather than just technical requirement whenever product will be developed.
सबसे पहला ये है कि सोचो, सबसे पहले कि सोचो कि कस्टमर क्या प्रोडक्ट चाहता है और कितने प्राइस देगा। ये स्टेप 1 हो गया, यानी कितने रुपए में मैं प्रोडक्ट को बेच पाऊंगा, 100 रुपए में, 200 रुपए में, 1000 रुपए में, 10,000 रुपए में। ओके, दूसरा मार्केट की रिक्वायरमेंट देखो क्या है, नहीं आप डिजाइन कैसा बना के दोगे, उसकी यूटिलिटी क्या है, नीड क्या है फॉर ए प्रोडक्ट और इंप्रूवमेंट इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। यानी दूसरा क्या होगा कि आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या डिजाइन बनाओगे। फिर टारगेट प्राइस, सेम कि भैया टारगेट प्राइस रखो कि आप मार्केट में कॉम्पिटिटर को मद्देनजर रखते हुए, डिमांड को मद्देनजर रखते हुए आप इतना प्राइस फिक्स करोगे। ओके, ये 3 स्टेप उसने एक तरह से एलैबोरेट कर दिया कि पहले मार्केट का प्राइस देखो, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन देखो, नहीं, और फिर डिसाइड करो कि आप इतने रुपए में बेचोगे डिमांड को मद्देनजर रखते हुए, और कस्टमर कौन कौन से फीचर मांग रहा है। फिर देखो कितना वॉल्यूम बना सकते हो, फिर देखो कितना वॉल्यूम बना सकते हो। देखो मेन तो ये हो गया कि पहले प्राइस डिसाइड करो कस्टमर से बात करके, तो उसकी रिक्वायरमेंट को जानकर, है ना। फिर ये देखो कि कितना वॉल्यूम बनाओगे आप, अगर ज्यादा वॉल्यूम बनाओगे तो आपको बल्क डिस्काउंट मिलेगा, उसके हिसाब से ही कैपिटल भी ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट आप देखोगे, वो आपकी प्राइस डिसाइड करेगा। फिर प्रॉफिट देखोगे कि जो पैसा आपने लगाया है वो कहीं और लगाते तो उस पर कितना ब्याज आता, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर, यानी फेयर रेट ऑफ रिटर्न। फिर बैलेंस क्या आ जाएगा, टारगेट कॉस्ट। ये तो वही कॉन्सेप्ट चल रहा है बेसिकली ना, वो मैंने सिंपल लैंग्वेज समझाया था, ये बुक की लैंग्वेज है, माइनस फेयर रेट ऑफ रिटर्न, नहीं तो ये आ जाएगा टारगेट कॉस्ट। अब एक वर्कशीट बनाओगे कि तब जो टारगेट कॉस्ट है, नहीं वो आप कैसे देखोगे। हाँ जी, एक बैलेंस बनाओगे, टारगेट कॉस्ट एंड रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट का करंट फिजिबल कॉस्ट। ओके, फिर टारगेट कॉस्टिंग प्रोसेस लगाओगे, मतलब कि जो करंट फिजिबल कॉस्ट है अगर वो ज्यादा है, टारगेट कॉस्ट कम है, तो डिफरेंस को कैसे रिड्यूस करोगे आप कौन कौन से तरीके फॉलो करोगे ताकि हमारी कॉस्ट कम हो जाए। ओके, ये कहलाया आपका, हाँ जी, स्टेप्स। क्लियर बात। चलिए अब इसके बाद आते हैं बेसिकली प्रोज एंड कॉन्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग, यानी फायदे और नुकसान, यानी भला बुरा। ओके, हाँ जी, अब हमें करना है प्रोज एंड कॉन्स, मतलब फायदे। ठीक है, तो फायदे में देखो अभी की पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। टारगेट कॉस्टिंग से क्या होता है कि एक ना, जब हमें ये देखना है कि करंट फीस, देखो कॉन्सेप्ट वहीं से चलो, फायदे भी निकालो, स्टेप भी निकालो, फीचर्स भी निकालो। ठीक है, एक मिनट, मेन सेलिंग प्राइस, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, टारगेट कॉस्ट कंपेयर विद द करंट फिजिबल कॉस्ट, इसको कम करना है ना। अगर करंट फिजिबल कॉस्ट ज्यादा है, टारगेट कॉस्ट है, तो उसको कम करना है। कैसे, वैल्यू इंजीनियरिंग, वैल्यू एनालिसिस और फंक्शनल, ये मेन पार्ट आता है। अब सबसे बड़ा फायदा क्या आ रहा है इसमें कि जब करंट फिजिबल कॉस्ट, यानी प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाकर बात करते हो कि भैया कितनी कॉस्ट आ रही है ना, वो टारगेट कॉस्ट तक लेकर आनी होती है, तो कमिटमेंट की बात आ जाती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो कमिटमेंट से लेकर क्या होता है, इनोवेशन आ जाती है, यानी हमें कस्टमर को कुछ अच्छा देना है। इससे क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मिलती है। राइट, तो सबसे पहली बात, पूरे ऊपर चैनल से लेकर नीचे तक कमिटमेंट आ जाता है, इनोवेशन आती है कि और करंट फिजिबल कॉस्ट को टारगेट तक लेकर आओ, ऐसे फीचर्स ढूंढो जो बेकार के हैं और हमारी कॉस्ट इनकर हो रही है। ओके, तो ये कमिटमेंट आ जाएगी, है ना, रियल सेविंग हो जाएगी, बेस्ट जैसे, एक मिनट, रियल सेविंग होगी, यानी ऑटोमेटिक मशीन लगा दोगे, इस तरह के आप कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करोगे ताकि करंट फिजिबल कॉस्ट टारगेट कॉस्ट के बराबर आ जाए, है ना। वैल्यू रादर देन सिंपली द लोएस्ट कॉस्ट, मतलब रियल सेविंग टू अचीव द बेस्ट वैल्यू। ध्यान से समझना क्या कह रहे हैं, हम बेस्ट वैल्यू लेना चाहते हैं, ना कि कॉस्ट को कम करना। केवल कॉस्ट क्या होता है, जो खर्चा जो प्रोडक्ट को बनाने में करता हूं, वैल्यू जो कस्टमर बेनिफिट ड्राइव करता है, यानी मुझे रियल वैल्यू देनी है कस्टमर को। ओके, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, कॉस्ट में सेविंग करके बगैर क्वालिटी को कम करें। ओके, ये एम्प्लॉय को अवेयर करता है, उसकी मोटिवेशन करता है, एम्पावरमेंट, यानी एम्प्लॉय को लगता है कि हाँ मैं भी एक डिसीजन मेकिंग का हिस्सा हूँ, वो एम्पावरमेंट होते हैं, उनमें ऑनरशिप की भावना आती है, वो मोटिवेट होते हैं, क्योंकि जब एम्प्लॉय से बात करते हो कि बताओ हम कॉस्ट को कैसे कम करें। ओके, सप्लायर से भी हम कंसल्ट करते हैं तो उसको भी लगता है, क्योंकि हम दोनों एक ही कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं कि भाई हमारी कंपनी बढ़े, तो सप्लायर को भी जब हम उससे बात करते हैं कि हाँ ये बताओ कि कॉस्ट कैसे कम की जाए,
यानी वो भी एक तरह से हम उसको भी लगता है कि हम वो हमारे बिजनेस का एक पार्टनर है, एक फैमिली का मेंबर है, राइट। इट एनहांस द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, यानी ये टारगेट कॉस्टिंग में प्रोडक्ट की लाइफ को हम कम क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी मार्केट में लाना चाहते हैं, राइट भाई। रिड्यूसिंग टाइम टू मार्केट, यानी प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ जाती है, हम जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट को मतलब कस्टमर से बात करके कि तुम्हें कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, कितने रुपए में चाहिए, और एफर्ट्स करके हम बहुत जल्दी बाजार में लाना चाहते हैं ताकि प्रोडक्ट की लाइफ ज्यादा समय तक रहे। मार्केट ड्राइवन अप्रोच है, ठीक है, मार्केट, क्योंकि सेलर नहीं कि हम प्रोडक्ट बना के रख दिया कस्टमर लेगा, नहीं, मार्केट ड्राइवन फैक्टर्स, यानी सेलर यानी बायर ये कहेगा कि मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, तो डिजाइन कस्टमर के हिसाब से हम प्रोड्यूस करते हैं, ओके, वैल्यू क्रिएट करते हैं, यानी कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, जो नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी होती है उसको हटा देते हैं। तो इससे क्या होता है, कॉस्ट हमारी परमानेंटली रिड्यूस होती है, राइट भाई। नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं, सप्लायर से अच्छा रिलेशन बनता है ना, ओके। मार्केट में हम जल्दी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। टारगेट कॉस्टिंग एंश्योर प्रॉपर प्लानिंग, हम पहले अच्छी तरह प्लानिंग करते हैं, ओके। हाँ जी, एम्प्लॉय की अवेयरनेस को बढ़ाते हैं, ये सारे फायदे हैं। तो क्या क्या फायदे हो गए मेन, अगर मैं आपको समझाऊं तो टॉप मैनेजमेंट से लेकर कमिटमेंट बढ़ती है ना, क्योंकि सब कॉस्ट को कम करने के चक्कर में लगते हैं। एम्प्लॉय की एम्पावरमेंट बढ़ती है, वेस्ट मिनिमाइज हो जाता है, मार्केट ड्राइवन फैक्टर है, सप्लायर से अच्छा रिलेशन बनता है क्योंकि उसको भी फीलिंग होती है हाँ मैं भी आपकी फैमिली का मेंबर हूँ, है ही नहीं। एम्प्लॉय भी पार्टिसिपेट करते हैं तो ऑनरशिप की भावना आती है उनके अंदर, ओके। मार्केट ड्राइवन फैक्टर तो है, टॉप से बॉटम में कमिटमेंट आती है, रियल सेविंग होती है, कस्टमर सेटिस्फाइड होता है क्योंकि उनको उनके हिसाब से चीज मिलती है, ओके। तो ये सारे हमारे फायदे हैं, क्लियर। हाँ, जल्दी से जल्दी हम प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, इससे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बढ़ती है, ओके। हाँ जी, आगे है कॉन्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग, मतलब बुराई, मतलब प्रॉब्लम विद द टारगेट कॉस्टिंग, ठीक है। देखो, हालांकि टारगेट कॉस्टिंग के बहुत बेनिफिट हैं, बट फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कमियां हैं। सबसे पहली बात क्या है कि देखो कॉन्सेप्ट वही है हमारा, उसको हमेशा ध्यान में रखना। क्या, सबसे पहले मार्केट में सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करते हैं अपना फेयर रेट ऑफ रिटर्न देखते हैं हम, ठीक है, और फिर देखते हैं हम कि कितनी कॉस्ट आनी चाहिए, करंट फिजिबल कॉस्ट देखते हैं हम, और अगर ये कॉस्ट ज्यादा है इससे तो कोशिश करते हैं इसके बराबर आए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब हम करंट फिजिबल कॉस्ट को टारगेट कॉस्ट के बराबर लाने की कोशिश करते हैं, है ना, तो कई बार हम मटेरियल सस्ता ले जाने की कोशिश करते हैं, तो कितना भी क्यों ना हो सस्ता मटेरियल हमेशा कहीं ना कहीं क्वालिटी से कंप्रोमाइज कर ही जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है, ये एक कौन सी ये बुराई है कि सस्ते मटेरियल के चक्कर में हम क्वालिटी से कंप्रोमाइज कहीं ना कहीं हो जाती है, राइट। तो ये एक बुराई कहीं ना कहीं इनबिल्ट है, ओके। दूसरी, सेकंड पॉइंट क्या कि हम क्या कहते हैं, फिंगर पॉइंटिंग, उंगली उठाना। क्या होता है कि डिजाइनर इंजीनियर तो अपनी मेहनत पूरी करता है कि रीडिजाइनिंग करा उसने, और रीडिजाइनिंग करके वो ऐसा कंपोनेंट बताता है कि भाई अगर मैं ये कंपोनेंट लगाऊंगा तो इससे क्या होगा, प्रोसेसिंग टाइम भी कम लगेगा, है ना, और मटेरियल भी आपको सस्ता मिलेगा। बट ये सारा काम सुझाव तो दे देता है डिजाइनर इंजीनियर, बट परचेज मैनेजर मेहनत नहीं करता कई बार। वो कहता है ठीक है आपने दे दिया बहुत है, अब जाओ आपका काम हो गया। अब वो सप्लायर से नेगोशिएट नहीं करता, सप्लायर से लड़ता नहीं है, सप्लायर से बहस ही नहीं करता है, सप्लायर से कोशिश ही नहीं करता है कि मुझे उस रेट पर अच्छा मटेरियल मिल जाए जो डिजाइनर ने सजेस्ट किया है। तो डिजाइनर की मेहनत बेकार, यानी फिर डिजाइनर पर उंगली उठती है कि भाई अल्टीमेटली हुआ क्या कि डिजाइनर ने सजेस्ट किया था वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। तो ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आती है, समझ में आ गई। हाँ जी, तीसरा, डेवलपमेंट प्रोसेस में कई बार लंबा हो जाता है, नहीं कि जो आप डेवलप कर रहे हो प्रोसेस वो अननेसेसरी लेंथी हो जाता है, क्योंकि डिजाइन टीम जो होती है हमारे पास उसके पास कई ऑल्टरनेटिव होते हैं, कई इटरेशंस होते हैं, बहुत सारे डिजाइन होते हैं कि अच्छा ये डिजाइन करें तो प्रोसेसिंग टाइम कम लगेगा, ये वाला डिजाइन करें तो मटेरियल सब्स्टिट्यूट परचेज कर लेंगे, ये वाला डिजाइन रखें तो मुझे सेमी स्किल्ड से मेरा काम हो जाएगा, है ना।
ताकि करंट फिजिबल कॉस्ट टारगेट कॉस्ट के बराबर आ सके और हम अपनी रिटर्न को प्राप्त कर सकें। बट उसमें क्या होता है, एक आम सहमति नहीं बन पाती है कि भाई हम फाइनल रिजल्ट ऐसा लेकर आएंगे। नो कॉन्सेंसनेस, मतलब आम सहमति नहीं बन पाती है कि चलो जो डिजाइन डिपार्टमेंट बोल रहा है उसमें हम कौन सा फाइनल करें, क्योंकि डिजाइन डिपार्टमेंट तो अलग अलग ऑल्टरनेट दे देगा। ऑल्टरनेट 1 इसमें ये वाला मटेरियल, ये वाली कॉस्ट, ये वाली लेबर। अच्छा डिजाइन 2 ये वाला मटेरियल, ये वाली लेबर, ये वाली कॉस्ट, है ना। तो कई सारे ऑल्टरनेटिव दे देता है ताकि उसका पर्पस क्या होता है, करंट फिजिबल कॉस्ट को टारगेट कॉस्ट के बराबर लाना, ताकि हम अपनी रिटर्न को प्राप्त कर सके। परंतु फिर वही बात आ जाती है कि फाइनल नहीं हो पाता। सेकंड पॉइंट में तो क्या, परचेज मैनेजर मैनेज नहीं करता तो उस पर उंगली उठती है। आगे यह है कि भाई कोई एक आम सहमति नहीं बन पाती है। वही परचेज मैनेजर क्या कहता है, भाई मैं तो तब खरीदता ना जब आप एक बार फाइनल करते, तो फाइनल ही नहीं हो पाता है, तो इसलिए उसमें अननेसेसरी टाइम लग जाता है, राइट। इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए हमें क्या होता है, डिटेल्ड कॉस्ट एनालिसिस चाहिए होता है, तभी तो आप इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन करोगे। और जो पॉसिबल नहीं हो पाता प्रैक्टिकली, कई बार हमारे पास प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता, कई बार कॉस्टली होता है, नहीं। अच्छा इन सब डिजाइनर के डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं ना, तो सबके अलग अलग ऑल्टरनेट हो गए, उनकी आम सहमति नहीं बन पाती है ना। तो वहां पर ना हमें एक स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए होती है, वहां पर हमें एक स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए होती है, नहीं? जिसके पास बहुत अच्छी नॉलेज हो, एक्सेप्शनल नॉलेज हो, नहीं, और गुड इंटरपर्सनल स्किल्स हो, कमिटेड हो, ताकि वो अपने आप की बात को सबको समझा सके। भाई डिफरेंट डिजाइनर है, ठीक है, अब अलग अलग डिजाइनर ने क्या करा, अपने अपने ऑल्टरेशन दे दिए, है ना। जब अपने अपने ऑल्टरेशन दे दिए तो आम सहमति नहीं बन पा रही। तो ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए बीच में एक मिडलमैन होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन होना चाहिए, जो जिसके पास एक कमिटेड, जिसके पास एक डिलीवरी डायलॉग की एक स्किल्स होनी चाहिए कि जो बात वो कहे वो सब मान ले। एक्सेप्शनल स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो अपनी बात को दूसरों को समझा सके, तभी वो एक फाइनल डिजाइन पर ला पाएंगे। क्लियर पार्ट भाई। चौथा सर, इंप्लीमेंटेशन के लिए हमारे को डिटेल्ड कॉस्ट की जरूरत होती है, जो कई बार प्रॉफिटेबल नहीं होता। तो ये क्या हो गए सारे कॉन्स, यानी लॉसेज, यानी प्रॉब्लम्स। शॉर्ट में सस्ता मटेरियल, कई बार हम क्वालिटी से कंप्रोमाइज कर जाते हैं। फिंगर पॉइंटिंग आउट कि सर डिजाइनर तो मेहनत करता है, वो बता देता है कि ये वाला मटेरियल, ये वाले लेबर लगाओगे तो प्रोसेसिंग टाइम भी कम लगेगा और कॉस्ट भी कम आएगी। बट परचेज मैनेजर मेहनत नहीं करता तो उस पर उंगली उठाई जाती है। वो सप्लायर से इतनी मेहनत ही नहीं करता, नेगोशिएट ही नहीं करता कि मुझे उस रेट पर मटेरियल मिले जो डिजाइनर कह रहा है, तो बात हो ही नहीं पाती है ना। डेवलपमेंट फेज लंबा हो जाता है क्योंकि आम सहमति नहीं बन पाती है, क्योंकि हर डिजाइनर के रिप्रेजेंटेटिव की अलग अलग धारणाएं होती हैं कि भाई मेरे हिसाब से ये, मेरे हिसाब से ये, मेरे हिसाब से ये। तो एक स्ट्रॉन्ग टीम होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन होना चाहिए जो उस आम सहमति को फाइनलाइज में लेकर है। उसके लिए उसके पास स्ट्रॉन्ग स्किल्स होनी चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, उसके पास वो बात का धनी होना चाहिए, तभी होगा। ओके, कई बार डिटेल्ड कॉस्ट चाहिए तो जो प्रॉफिटेबल नहीं होता। तो ये सारे पॉइंट्स है जिसमें हम कहते हैं कि टारगेट कॉस्टिंग में ये प्रॉब्लम्स है, ये कॉन्स है। क्लियर पार्ट भी। चलिए देखिए अगला है, ये भी करेंगे स्कोप वाला, आगे अभी चलते हैं। कंपोनेंट ऑफ टारगेट कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत इजी ध्यान से समझना। ये कहते हैं टारगेट कॉस्टिंग के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं हमारे, मतलब इसका मीनिंग क्या है कंपोनेंट का, कि भैया टारगेट कॉस्टिंग में आपने देखो वही बात दोबारा आ रही है ना। एक मिनट, चलो मैं दोबारा लिखता हूँ। सेलिंग प्राइस मार्केट ड्राइवन फैक्टर से है ना, फेयर रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। टारगेट कॉस्ट इतनी आनी चाहिए, करंट फिजिबल कॉस्ट, ओके। कि जैसे हमने कहा बाजार में 100 रुपए में बिकेगा हमारा प्रोडक्ट, जो कस्टमर चाहता है उस हिसाब से कई कस्टमर से बात करके, एक से नहीं कई कस्टमर से बात करके जो वो चाहते हैं उस हिसाब से कंपेटिटरी प्राइस को मद्देनजर रखते हुए 100 रुपए में बिकेगा। जो कैपिटल मैं लगा रहा हूँ मुझे उस पर 20 रुपए की रिटर्न चाहिए, तो 80 रुपए से ज्यादा कॉस्ट नहीं आनी चाहिए। जो करंट हमने फाइनलाइज करी है लगभग अभी, उस हिसाब से मेरी कॉस्ट 85 रुपए आ रही है, तो मेरा पर्पज है इसको खत्म करना, है ना। अब कैसे हम 85 को 80 तक लेकर आए ताकि मैं कम से कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो कमाऊं अपनी कैपिटल पर। उसके 3 तरीके हैं, वैल्यू इंजीनियरिंग, वैल्यू एनालिसिस, फंक्शन एनालिसिस, ठीक है। तो कंपोनेंट का मतलब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाउ द कॉस्ट गैप कैन बी रिड्यूस्ड और एलिमिनेटेड, ठीक है। तो 3 तरीके हमारे पास, वैल्यू इंजीनियरिंग, वैल्यू चेन और फंक्शनल। ध्यान से समझना सर, वैल्यू इंजीनियरिंग हमेशा नए प्रोडक्ट के लिए होता है, बिफोर प्रोडक्शन डिजाइनिंग में होता है, ठीक है, राइट। और ये हमेशा ड्यूरिंग द प्रोडक्शन होता है।
और ये फंक्शन को एनालाइज करके होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन दोनों को, ये दोनों एक साथ ही हो गए, दोनों का मतलब एक ही है, बट ये बिफोर प्रोडक्शन होगा नए प्रोडक्ट के लिए, ये ड्यूरिंग द प्रोडक्शन होगा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? कंपटीटर से। भाई आपका नया प्रोडक्ट है ना, तो उसमें कितने रुपए में बेचोगे आप, कंपटीटर से पता लगेगा, या हमने कभी पुराना प्रोडक्ट बेचा हो, एक्सपीरियंस के थ्रू पता लगेगा। ठीक है, अब देखो क्या कहना चाहते हैं हम। हाँ जी, वैल्यू एनालिसिस, ये ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, क्या मतलब है? कॉस्ट को रिड्यूस करना विदाउट इंपेयरिंग द क्वालिटी। ये एक साइंटिफिक अप्रोच है। ठीक है, प्लान करते हो, R&D करते हो ताकि मैं कॉस्ट कम करूं। ध्यान से सुनना, क्या करें? बाय रिव्यूइंग मटेरियल कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब उस प्रोडक्ट में जो मटेरियल लग रहा है ना, उसको आप क्या करोगे? कंपोजिशन देखोगे कि भाई कौन सा मटेरियल कितना लग रहा है। ठीक है, कौन सा मटेरियल कितना लग रहा है। प्रोडक्ट डिजाइन में हम ये देखते हैं कि भाई हम कितना मटेरियल कंपोजिट कर रहे हैं, कंपोजिशन चेक करते हैं कैसे? R&D करके, प्लानिंग करके, ताकि हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो, नहीं ताकि हम मॉडिफिकेशन कर सकें, उसमें इंप्रूवमेंट कर सकें। मतलब ये हुआ कि हम प्रोडक्ट के डिजाइन में हम ये सोचते हैं कि भाई वो प्रोडक्ट कैसे, कौन कौन से मटेरियल से मिलकर बना है। अगर हम X मटेरियल हटाकर Y मटेरियल लगा दें तो क्वालिटी पर फर्क तो नहीं पड़ेगा और हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, यानी विदाउट सैक्रिफाइसिंग द फंक्शनैलिटी क्वालिटी। मतलब मटेरियल चेंज कर दें, समझ रहे हो, लेबर चेंज कर दें, यानी स्किल्ड की जगह हम अनस्किल्ड लेबर लगा दें, या अनस्किल्ड के 4 अनस्किल्ड की जगह 2 स्किल्ड लगा दें, है ना, कॉस्ट कम हो जाएगी, क्वालिटी भी बरकरार रहेगी। तो मतलब हम कंपोजाइट यानी कंपोजिशन हम चेंज करें मटेरियल का, लेबर का, साइंटिफिकली। ठीक है, प्रोडक्ट के डिजाइन में, प्रोडक्ट के डिजाइन में। अब वैल्यू इंजीनियरिंग होगी तो बनने से पहले, और वैल्यू एनालिसिस होगा तो बनते बनते, यानी प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट आपका बन चुका है, उसके बाद नहीं, प्रोडक्ट के बनते बनते, यानी रेगुलर प्रोडक्ट हो गया, यानी अगले प्रोडक्ट के बनने से पहले। वैल्यू इंजीनियरिंग बिल्कुल नया प्रोडक्ट की बात करेंगे, और वैल्यू एनालिसिस जो करंट प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, तो उसमें मटेरियल कंपोजिशन, लेबर कंपोजिशन को एनालाइज करेंगे साइंटिफिकली, यानी R&D के थ्रू, ताकि हम ये देख सके कि कौन सा मटेरियल हम सब्स्टिट्यूट करें, कौन सी लेबर सब्स्टिट्यूट करें, ताकि क्वालिटी फंक्शनलिटी में कोई फर्क ना पड़े हमारी, और कॉस्ट हमारी कम हो जाए, मतलब करंट फिजिबल कॉस्ट टारगेट के बराबर या क्लोजर आ जाए। ठीक है, यानी जो अननेसेसरी हमारे फंक्शंस हैं, जो हमारी कॉस्ट बढ़ाते हैं, जो कस्टमर देने को तैयार नहीं होता, मेरी कॉस्ट आती है, मैं उसको कम कर सकूं। ठीक है, मॉडिफिकेशन और इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होगा? देखो, जैसे कह तो दिया हमने कि मटेरियल कंपोजिशन, अब मोटर कार है, नहीं, वो इंजन को मॉडिफाई कर दें, वो इंजन को मॉडिफाई कर दे, वो LPG पर चले, CNG पर चले, या इलेक्ट्रिसिटी पर चले। आजकल इलेक्ट्रिसिटी बाइक आ गई है ना, वो कहना चाह रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, इंटीग्रेट यानी जो हमारा एयर कंडीशन है, जो हीटर है हमारा, वो इंटीग्रेट कर दे, यानी 1 की जगह 5 स्टार इन्वर्टर लगा दें हम, है ना, हम नैनो सिम इस्तेमाल करें फुल सिम की जगह। इससे क्या होगा? फाइबर की कमी हो जाएगी पर क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो मतलब अननेसेसरी एक्टिविटीज, अननेसेसरी फंक्शंस को कम कर दे, जिसमें मेरी कॉस्ट आती है, कस्टमर देने को तैयार नहीं होता, बात वही आ गई। तो ये वैल्यू एनालिसिस कहलाता है, ये हमारा क्या कहलाता है? वैल्यू एनालिसिस। ठीक है, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी और क्या कर सकते हैं? अब जैसे पैकिंग है, अब कुछ प्रोडक्ट में, जैसे मान लो बिस्किट्स बेच रहे हैं, हम अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो उसमें आपको अट्रैक्टिव पैकिंग की कोई जरूरत नहीं है ना, स्टूडेंट के लिए या जो कस्टमर है उसके लिए, वो कहता है अट्रैक्टिव पैकिंग मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। अब कई बार कस्टमर ये कहता है कि भाई हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, बस हमें आफ्टर सेल सर्विस दे दो, हमें इंस्टॉलेशन की आवश्यकता नहीं है, और आप उसको कहते हो नहीं भी फ्री इंस्टॉलेशन है, तो हमारा इंजीनियर जाएगा कस्टमर के घर पर, कॉल करके जाएगा, इंस्टॉल करके आएगा, तो बेकार की कॉस्ट लग रही है, जबकि उसकी जरूरत नहीं है ना। हम फर्नीचर या कार पेंट कर रहे हैं अनसीन एरिया में, तो बेकार है, कस्टमर उसके लिए देने को तैयार ही नहीं है। नहीं, फिंगर पॉइंट सेंसर नॉट रिक्वायर्ड कस्टमर। अब कई बार मोबाइल फोन हम बना के देते हैं, कहते हैं कि भाई आप सेंसर है इसमें, यानी आपका जो लॉक है वो सेंसर से हो जाएगा, तो कहते हैं इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, वॉइस रिकॉर्डिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जो हम खर्च करते हैं बट कस्टमर के लिए कोई मतलब नहीं होता, तो उनको हमें रिड्यूस करना होता है, वैल्यू एनालिसिस कहलाता है। क्लियर पार्ट दे, वैल्यू इंजीनियरिंग कहते हैं, पहले भी कहता हूँ फंक्शनल एनालिसिस। वैल्यू इंजीनियरिंग में क्या कहते हैं हम? सेम, वैल्यू इंजीनियरिंग और वैल्यू एनालिसिस सेम ही है, बट ये नए प्रोडक्ट के लिए होता है। ये
वही पर्पज है, क्लोजली रिलेटेड टू टारगेट कॉस्टिंग। हमारी कॉस्ट अवॉइड करना होता है, कॉस्ट को रिड्यूस करना होता है बिफोर प्रोडक्शन, ठीक है, कि जब हमारा कोई प्रोडक्ट बन रहा हो उससे पहले, ठीक है, यानी वैल्यू एनालिसिस, वैल्यू इंजीनियरिंग। हाँ जी, कैसे करोगे आप वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग को करने के लिए आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा। क्या? अभी फंक्शनल एनालिसिस करते हैं हम। हाँ जी, सबसे पहले क्या बात करना चाहते हैं हम, एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं क्या हम डिजाइन बेटर बना सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए, मतलब हम ऐसा डिजाइन बनाए कि कस्टमर भी खुश हो, हम भी खुश हो, हमारी कॉस्ट कम आए, यानी यूजर फ्रेंडली बनाए, है ना। मतलब जैसे प्रिंटर है उसमें कार्डेज ऐसे लगा के दें हम उसको, ताकि कस्टमर को ये समझाए कि आपको कार्डेज बदलने में हमारे पास नहीं आना पड़ेगा, इस तरह से फिटिंग करके दें, है ना। कोई रिमोट वाले टॉयज हैं तो इस तरह से असेंबल करके दें, इस तरह से असेंबलिंग का प्रोसेस समझा के दे कस्टमर को कि वो गलती से भी गलती ना कर पाए, मार्किंग करके दे दे। क्लियर पार्ट में? तो ज्यादा डिजाइनिंग में ज्यादा पार्ट्स होंगे तो ज्यादा खर्चा आएगा, ये मतलब है। तो डिजाइनिंग फ्रेंडली बनाओ, ये मतलब हुआ, ठीक है। सप्लायर असिस्टेंस ले सकते हैं क्या हम सिंपली, अगर हम सप्लायर से बात करते हैं कि भाई आप हमें जो मेटेरियल दे रहे हो, आप इसमें एक्सपर्ट हो, आप वॉल्यूम प्रोडक्ट बनाते हो, आप बताओ कि सस्ता मटेरियल अच्छा कैसे मिल सकता है हाई क्वालिटेटिव, क्योंकि सप्लायर उसमें एक्सपर्ट होता है तो वो हमें अच्छी सलाह दे सकता है, क्योंकि उसका और हमारा पर्पस एक ही है, हम दोनों कॉमन गोल के लिए काम करते हैं। क्या हम कुछ फंक्शंस कम कर सकते हैं प्रोडक्शन से, मतलब कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी होती है, उनको आप हटा सकते हो, और हटाने से ये फर्क ना पड़े कि जो वैल्यू एडिड है वो ना कम हो जाए, ठीक है। जैसे ई बुक आप रिप्लेस कर सकते हो, है ना। अब पेपर वर्क कम कर दो, बैंक है जैसे, जैसे बैंक है तो सारी इंफॉर्मेशन वो वेबसाइट पर अपलोड कर दे, तो बैंक स्टेटमेंट प्रिंट आउट लेने की जरूरत ना पड़े, पेपर वर्क बच जाएगा, है ना। जो प्रोडक्ट बॉक्स में हम दे रहे हैं सिंपल पॉलिथीन में दे दें तो बॉक्स की कॉस्ट हमारी बच जाए, एलिमिनेट कर पाए हम, है ना। चेंजिंग प्रोडक्ट डिजाइन मटेरियल, प्रोडक्ट बनाने में जो डिजाइन बनाने में जो मटेरियल लग रहा है वो कम कर सकते हैं क्या हम, वही बात आ गई कि हाई डिजाइन में हाई कॉस्ट हाई ओवरहेड, कम करेंगे तो कम कॉस्ट आएगी। जैसे पैकिंग नॉर्मल कर सकते हैं, अननेसेसरी डेकोरेटिव की कोई आवश्यकता नहीं है, नैनो सिम वाली बात आ गई, है ना। साइज ऑफ डेस्कटॉप सिंपल फॉर्मेट में आ गया, वॉइस रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारे कम कर सकते हैं क्या, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम पार्ट्स को, यानी जो पार्ट्स हम बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसमें एक्स की जगह वाई इस्तेमाल कर सकते हैं क्या हम, बट वही बात आ गई कि क्वालिटी हमारी कम ना हो, ठीक है। लेस एक्सपेंसिव पार्ट, इसके एग्जांपल देख लो कि जैसे कार लाइट में, मतलब कार में जो लाइटर होता था उसमें पहले हैवी स्टील और आयरन इस्तेमाल होता था, अब लाइट अलॉय बेस्ड एल्यूमिनियम इस्तेमाल होता है ना। कार में बम्पर में पहले स्टील होता था, अब प्लास्टिक होता है। देखोगे बिल्डर ने क्या करा, पहले वुडन डोर होते थे, अब प्लास्टिक डोर, मार्बल की जगह टाइल्स, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्ट कम होगी, ठीक है। बट हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सप्लायर के मेटेरियल पर डिपेंड ना हो, कि अगर वो ना दे तो डिजाइन हमें चेंज करना पड़े, तो हम दूसरा मेटेरियल भी लगा सके डिजाइन में, ठीक है। क्या हम कुछ स्टेप को कंबाइन कर सकते हैं, मतलब डिटेल हमारे पास स्टेप होते हैं, कई सारे स्टेप होते हैं, कटिंग, प्रोसेसिंग, मिक्सिंग, हीट ट्रीटमेंट, तो सारे काम अगर हम एक वर्कर से करवा दें तो इससे क्या होगा, टाइम कम लगेगा बट प्रोसेस सेंटरिंग हो जाएगी, क्वालिटी में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या ड्यूरेबिलिटी को हम कम कर सकते हैं, मतलब जैसे वुडलैंड का शूज वाले जाओ भैया, दादा ले पोता बढ़ते, इतनी आधा स्टडनेस की आवश्यकता नहीं है, कस्टमर बोर हो जाता है। नहीं, ब्रांडेड शर्ट है वो लेके कस्टमर बोर हो जाता है, उसको कहता है मुझे इसकी जरूरत नहीं। तो अगर आप थोड़ी सी भी आप ड्यूरेबिलिटी को कम करोगे, पैसा भी बचेगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे पास हो गए, ओके। चलिए अब एक हमारे पास रह गया फंक्शनल एनालिसिस, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, फंक्शनल एनालिसिस, ठीक है। वैल्यू एनालिसिस, वैल्यू इंजीनियरिंग क्लियर हो गया। फंक्शनल एनालिसिस में हम क्या कहना चाहते हैं, वैल्यू एनालिसिस रिक्वायर द यूज ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। वैल्यू एनालिसिस में हमें फंक्शनल एनालिसिस करने की जरूरत है, क्या मतलब, ध्यान से सुनना। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व ब्रेक डीकंपोजिंग द प्रोडक्ट इनटू इट्स मटेरियल एलिमेंट, मतलब एक प्रोडक्ट है नहीं, वो किन किन मटेरियल से मिलकर बना है उसको ब्रेक कर दो, किस फॉर्म में, जैसे ऑटोमोबाइल है, स्टाइल, तो आप डीकंपोज करो कि इस प्रोडक्ट में स्टाइल कितना है, इसमें कंफर्ट कितना है, रिलायबिलिटी कितनी है, मतलब ऑपरेशन में कितना है, क्वालिटी, अट्रैक्टिवनेस, ये सारे पॉइंट आप ढूंढ लो कि स्टाइल कैसा है, ऑपरेशन कैसा है ना।
इजीनेस कैसी है, रिलायबल कितना है, क्वालिटी कैसी है, अट्रैक्टिव है या नहीं है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप फंक्शन देख लो उसके। अब जनाब हम क्या करें सर, क्या करेंगे इन फंक्शन को देख के, स्टाइल, ऑपरेशनल, अट्रैक्टिवनेस, क्वालिटी, कंफर्ट कितना है, क्या उसकी सीटें कंफर्ट बहुत ज्यादा हैं, तो प्रत्येक एलिमेंट की कॉस्ट को, इनमें कॉस्ट कितनी आ रही है ना, इनमें हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है वो देखोगे कि स्टाइल, कंफर्ट देने में, ऑपरेशनल देने में, क्वालिटी देने में, अट्रैक्टिव देने में हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, और फिर देखेंगे कि हमारे को कितना बेनिफिट मिल रहा है। वैल्यू से कंपेयर करते हैं। वैल्यू का मतलब जो कस्टमर पैसे देने को तैयार है, कैसे, सर्विस के द्वारा, इंटरव्यू के द्वारा। वही कस्टमर से बात करते हैं, कस्टमर से हम सर्वे करते हैं, R&D करते हैं कि कस्टमर हर फंक्शन के लिए कितना देने को तैयार है। क्या स्टाइल में मेरी कॉस्ट 10,000 रुपए आ रही है, वो 10 देने को तैयार है। मैं अट्रैक्टिवनेस दे रहा हूं भाई, जैसे अमेजन है मान लो, वो प्रोडक्ट अट्रैक्टिवनेस, प्रोडक्ट में बॉक्स में पैक करके दे रहे हैं, तो मेरे लिए क्या कुछ उसकी कीमत है भैया, मुझे तो क्वालिटी चाहिए, बॉक्स खोल के तो मैं फेंक दूंगा, है ना। तो हर एक फंक्शन की कॉस्ट को उसके वैल्यू से कंपेयर करते हैं। अगर कॉस्ट ज्यादा है और वैल्यू कम है, वैल्यू का मतलब द बेनिफिट विच वी कैन डिराइव फ्रॉम द कस्टमर, जो देने को तैयार होता है। अगर कॉस्ट मेरी ज्यादा है, वैल्यू कम है, तो भैया क्या करोगे, हटा दो उसको या मॉडिफाइड करो। कॉस्ट कम है वैल्यू से तो रिटेन करो। पर्पस क्या है, अननेसेसरी फीचर्स को कम करना, कॉस्ट इफेक्टिव फीचर को बढ़ाना, ताकि प्रोडक्ट ल्यूक्रेटिव है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़े। मेरी बात समझ में आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैल्यू एनालिसिस करते समय हमें फंक्शनल एनालिसिस करना पड़ेगा, मतलब ड्यूरेबल के हिसाब से, स्टाइल के हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से, प्रेजेंटेशन के हिसाब से, असेंबलिंग के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, पैकिंग के हिसाब से। फिर देखेंगे कि हर एक फंक्शन में मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है, मेरी वैल्यू कितनी देने को तैयार है कस्टमर। अगर मेरी कॉस्ट कम है और कस्टमर वैल्यू देने को तैयार है, तो मैं वो वाला फंक्शन रख लूंगा। बट अगर मेरी कॉस्ट ज्यादा आ रही है और कस्टमर कहता है नहीं भाई नहीं, मेरे लिए इसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो फिर मैं उसको मॉडिफाइड कर दूंगा या हटा दूंगा, ठीक है। नहीं, अब जैसे फर्नीचर है मान लो, कोई एक केस स्टडी आपको भी किसी भी बना के दे सकते हैं, सर मेरा फर्नीचर का काम है, हमारी कॉस्ट ज्यादा आ रही है, कंपटीशन में हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, तो आप कैसे इसकी टारगेट कॉस्ट तक लेकर आओगे। तो भैया इसमें देखोगे क्या फीचर्स हैं, है ना, क्या मूवेबल फीचर्स हैं इसके अंदर, क्या कस्टमर इस फीचर के लिए कॉस्ट पे करने को तैयार है, नहीं, तो आप उस मूवेबल पार्ट को हटा दो। क्या एक्स्ट्रा जो पॉलिश दे रहे हो, है ना, वो कस्टमर देने को तैयार हो उस पॉलिश के, क्या आप सनमाइका टॉप लगा के दे सकते हो, है ना, क्या आप जो फर्नीचर में फीचर्स लगा के दे रहे हो, मूवेबल है ना, ऊपर नीचे हो सकता है, एडजस्टेबल हो सकता है, तो ये सारे के सारे कॉस्ट जो आप खर्च कर रहे हो, वो वैल्यू डिटरमाइन करो बेनिफिट से, ठीक है। पर्पस ऑफ फंक्शनल एनालिसिस क्या है, कॉस्ट को कम करना, अननेसेसरी फंक्शन को हटा देना, ताकि कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो और प्रोडक्ट हमारा लुक्रेटिव बने। बोलो बात समझ में आ गई अभी। तो वैल्यू इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बनने से पहले होती है, वैल्यू एनालिसिस ड्यूरिंग द प्रोडक्ट होती है, और फंक्शनल एनालिसिस, फंक्शनल एनालिसिस का मतलब एक प्रोडक्ट को डीकंपोज करते हो उसके अलग अलग फंक्शन के हिसाब से, उसमें स्टाइल कितना है, उसकी अट्रैक्टिव पैकिंग कितनी है, उसमें रिलायबिलिटी कितनी है, कंफर्ट कितना दे रहे हो उसमें, है ना, उसमें कस्टमर को क्वालिटी कितना दे रहे हो। तो हर एक फंक्शन की कॉस्ट और वैल्यू को एनालाइज करते हैं। अगर कॉस्ट मेरी ज्यादा आ रही है, हटा दो, कॉस्ट कम आ रही है वैल्यू से, तो आप उसको कंटिन्यू करो, राइट भाई। जैसे बात करें फर्नीचर की, तो उसमें अननेसेसरी अगर आपने मूवेबल, एडजस्टेबल, है ना, कुशन लगा के दे रहे हो, एक्स्ट्रा शाइनिंग दे रहे हो, तो ये देखो कि ये सारे फीचर देने से क्या कस्टमर वो पैसे देने को तैयार है या नहीं। तो जिस फीचर के लिए देने को तैयार नहीं, वो फीचर हटा दो, अपने आप कॉस्ट कम हो जाएगी, अपने आप करंट फिजिबल कॉस्ट टारगेट कॉस्ट के बराबर आ जाएगी। बोलो क्लियर पार्ट। तो वो सारे वही आंसर बाद में हमने आपको बता दिए कि क्या हम डिजाइन कम कर सकते हैं, क्या कुछ फंक्शंस को कंबाइन कर सकते हैं, क्या ड्यूरेबिलिटी की इतनी जरूरत भी है या नहीं है, इतनी ज्यादा मजबूती की जरूरत नहीं है, क्या सप्लायर से असिस्टेंस ले सकते हो, भाई तू तो एक्सपर्ट है, तू ही कोई सलाह दे दे, है ना, ज्यादा डिजाइनिंग फ्रेंडली डिजाइन बना सकते हो, ठीक है। तो ये सारे पार्ट आ गए वैल्यू एनालिसिस में। हो गया क्लियर बेटा। चलिए हाँ जी, देखिए पहला पॉइंट इसमें हम यहाँ करते हैं, मतलब हमारा पर्पस क्या है कि वैल्यू इंजीनियरिंग, वैल्यू एनालिसिस कैसे अप्लाई करोगे, ठीक है। अभी फंक्शनल एनालिसिस पढ़ना है। अब तरीका, है ना, क्या तरीके हैं कि हम कॉस्ट को रिड्यूस कर पाए, मटेरियल कंपोजिशन, लेबर कंपोजिशन को मॉडिफाइड कर पाए हम, ओके। मतलब क्वेश्चन है हमारे पास कि कैसे करेंगे। तो एक पॉइंट है, कैन वी एलिमिनेट सम ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी, मतलब
करंट फिजिबल कॉस्ट को टारगेट कॉस्ट तक लेकर आना है ना। हम मटेरियल कंपोजिशन को चेंज करना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो क्या इस चक्कर में हम ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी को कम एलिमिनेट कर सकते हैं क्या, राइट? तो उसका जवाब है कि सर कई बार हम ये देखते हैं कि ना इतनी मजबूती की हमें आवश्यकता नहीं होती है, समझ रहे हो? मतलब जैसे वुडलैंड का शूज है, क्या कहते हैं, ले जाओ भाई साहब, दादा ले पोता बरते, मतलब पैर टूट जाएगा जूता नहीं टूटेगा, समझ रहे? तो इतने स्टर्डीनेस, इतनी ज्यादा मजबूती लाने के लिए हमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो क्यों पैसा खर्च कर रहे हो भाई? इतनी मजबूती रखोगे अगर प्रोडक्ट में, तो एक तो आपका लॉस है, पैसा खर्च हो रहा है, नहीं फिर वो कस्टमर दोबारा तो बहुत देर में आएगा जब वो बोर हो जाएगा। तो आप एक लिमिट तक ही उसको रखो, कहते हैं ना अति भी बुरी होती है, वही वाली बात है। तो बहुत ज्यादा मजबूती की आवश्यकता नहीं है ना। जैसे शर्ट है, ब्रांडेड शर्ट है, तो भाई वो क्या कहते हैं, सर ये फटेगी नहीं, कपड़ा ही इतना मजबूत है कि नहीं फटेगा, कस्टमर बोर हो जाता है। तो इतनी मजबूती की आवश्यकता नहीं है ना। मोबाइल फोन, कार में, एसी में आप देखोगे कि मैकेनिक यही कहता है कि सर पहली वाली बात नहीं, क्यों? क्योंकि वो मजबूती इतनी नहीं करते ना। तो जैसे फ्रिज हुआ, तो मजबूती को हम कम कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कहना चाहते हैं, नहीं? तो क्वेश्चन है क्या हम ड्यूरेबिलिटी को कम कर सकते हैं? कम कर सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि वो घर ले जाते ही टूट जाए। इतनी ज्यादा मजबूती भी कोई फायदेमंद नहीं है कि कस्टमर लेकर भूल जाए। हमारा भी पैसा खर्च हो रहा है और कस्टमर दोबारा नहीं आ रहा, ठीक है? तो इट्स पॉसिबल टू डिजाइन एक्सेसिव डिग्री ऑफ स्टडीनेस इनटू द प्रोडक्ट, यानी शक्ति, मजबूती, ये संभव है, कोई जरूरत नहीं है। जैसे एक वैक्यूम क्लीनर की बात करें, ऐसा डिजाइन बना के देते हैं हम उसमें कि भाई 1 टन आप इम्पैक्ट रख के देते हो उसके अंदर, देयर इज ओनली द मोस्ट वैनिशिंग चांस दैट सच इम्पैक्ट विल एवर अकर, कि भाई वो कभी होगा ऐसे संभावना हमारे पास नहीं होगी। तो इतनी मजबूती की हमें आवश्यकता नहीं है, वो एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है, राइट? हाँ जी, ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी हम कम कर सकते हैं ताकि डिजाइन में उनकी ऐसी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी रहे कि भी हमारी कॉस्ट भी कम हो जाए, नहीं पर वो डिजाइन का स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। तो ये पार्ट क्लियर हो गया वैल्यू एनालिसिस करके, ठीक है? कैन वी कंबाइन द स्टेप, क्या कुछ स्टेप को कंबाइन कर सकते हो? मतलब ये हुआ कि भाई कटिंग है, जैसे मान लो एक प्रोसेस है ना, इस पर कटिंग हो रही है, दूसरा प्रोसेस है इस पर स्टिचिंग हो रही है, तीसरे प्रोसेस पर पैकिंग हो रही है। तो हम क्या करना चाहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ वन बिकम द आउटपुट ऑफ वन बिकम द इनपुट ऑफ अदर। तो हम क्या करते हैं, एक ऑपरेटर को तीनों मशीनें दे देते हैं कि भाई तू ही कटिंग कर और फिर तुम ही स्टिचिंग करो, तुम ही पैकिंग करो। तो इससे क्या होगा, इससे कई फायदे होते हैं जो हमने जस्ट इन टाइम में भी बताया कि भाई ये वर्कर डिफेक्टिव इजीली ट्रेस कर पाएगा। सोचो ना, एक तो WIP पाइला पता चला जाता है, अननेसेसरी की मूवमेंट होती है। जब एक वर्कर सारे काम करेगा, है ना, तो उससे मूवमेंट कम होगी, डिफेक्टिव भी इजीली ट्रेस हो जाएंगे, प्रोसेसिंग टाइम भी कम लगेगा और उसको सारी बातें पता होंगी। तो इसलिए कहते हैं कि अगर हम प्रोसेसिंग को, इसको क्या कहते हैं हम, बेसिकली प्रोसेस सेंटरिंग भी कहते हैं, कि हम कुछ स्टेप को कंबाइन कर दें हम, नहीं तो क्यू टाइम, वेटिंग टाइम, मूवमेंट टाइम कम हो जाता है। कटिंग, स्टिचिंग, मिक्सिंग, हीट ट्रीटमेंट, ये एक ही वर्कर अगर सारे काम करेगा तो इससे क्या होता है हमारा, इससे हमारे को ये फायदा होता है, प्रोसेसिंग टाइम कम लगता है। तो डिटेल रिव्यू करके सभी प्रोसेस का हम ये कहते हैं, संभावनाएं देखते हैं कि हम कुछ स्टेप को कंबाइन कर सकते हैं या नहीं। दैट इज कॉल्ड प्रोसेस सेंट्री, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस सेंट्री। क्लियर है पार्ट बी? इसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस सेंट्री। ओके, चलिए ऊपर आते हैं अगर हम, और हाँ जी, कैन वी सब्स्टिट्यूट पार्ट्स, ये सारे क्वेश्चन है कि हम क्या वैल्यू एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे करेंगे ताकि करंट फिजिबल कॉस्ट टारगेट कॉस्ट के क्लोजर ये बराबर आ जाए, ताकि हम मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न कमा सकें हम, है ना। तो हम सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, क्या हम स्टडीनेस, मजबूती को कम कर सकते हैं, क्या कुछ स्टेप को कंबाइन कर सकते हैं, है ना, क्या हम कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं पार्ट्स को, मटेरियल को, है ना। हमारा क्या है, लेस एक्सपेंसिव कंपोनेंट को प्लेस करना मोर एक्सपेंसिव कंपोनेंट की जगह डिजाइन बनाते समय। बट ये अलर्ट रहे, ध्यान रहे क्या, कि सब्स्टिट्यूट पार्ट जो है वो
सब्स्टिट्यूट पार्ट जो है वो क्वालिटी कम ना करे ना, ऑल्टरनेट सब्स्टिट्यूट पार्ट मिल जाए जो सस्ता हो और क्वालिटी मेंटेन हो, नहीं, ठीक है। जैसे मिल्क में मिल्क की जगह पाउडर इस्तेमाल कर लें हम। कॉपर इलेक्ट्रिसिटी एप्लीकेशन, नाउ यूज एल्युमिनियम। इलेक्ट्रिसिटी में पहले देखो कॉपर इस्तेमाल होता था, इलेक्ट्रिसिटी में आपको ध्यान हो तो पहले कॉपर इस्तेमाल होता था। अब अगर एल्युमिनियम इस्तेमाल करने लगे तो ठीक है, पैसे बचेंगे, क्वालिटी सेम रहेगी, है ना। कार के लाइटर में पहले हैवी स्टील इस्तेमाल होते थे, है ना, अब वो आयरन कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं। नाउ लाइट अलॉय बेस्ड ऑन एल्युमिनियम इस्तेमाल करते हैं। बम्पर में पहले स्टील इस्तेमाल होते थे, अब प्लास्टिक, यानी कि सब्स्टिट्यूट मटेरियल हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब एक बिल्डिंग है, जो बिल्डर बनाते हैं, अगर वुडन फ्लोर या वुडन डोर बनाते हैं तो उसकी जगह वो क्या भाई पहले क्या आता था, जैसे डोर्स बना रहे हैं तो वो अच्छी अच्छी लकड़ी के होते थे, नहीं, सागवान की लकड़ी कहते थे, तो वो हटाकर प्लास्टिक के डोर लगाने लग गए। वो कहते हैं नहीं सर प्लास्टिक के डोर ज्यादा चलेंगे, इस पर टर्माइट भी नहीं आएगी और इस पर पानी से सूखेगा भी नहीं, गीला मतलब फूलेगा भी नहीं, ऐसे फायदे गिना देते और सस्ता भी पड़ेगा, है ना। मार्बल की जगह टाइल्स आ गई, तो ये सब्स्टिट्यूट तो है। भाई बिल्डिंग बना रहे हैं तो वहां पर मार्बल लगाते थे पहले, तो मार्बल की जगह वो टाइलें लगाने लग गए, तो उसमें क्या है, लगाने में भी खर्चा कम आता है, लेबर, और शाइनिंग भी अच्छी होती है। तो विंडो या डोर पहले वुड के आते थे, नहीं, अब प्लास्टिक के आने लगे, तो इससे क्या होगा, सब्स्टिट्यूट हो जाता है ना। बम्पर पहले देखो स्टील के आते थे, प्लास्टिक आने लगे, तो ये क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट अगर हम करते हैं पार्ट्स को तो उससे कॉस्ट भी कम आती है, क्वालिटी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, आगे है कैन वी मिनिमाइज द डिजाइन, ठीक है, क्या आप डिजाइन में चेंज कर सकते हो कुछ। हाँ जी, इट इन्वॉल्व्स चेंज इन द डिजाइन, ओके, बट वही बात है कि इसकी क्वालिटी पर फर्क ना पड़े। डिजाइन को मिनिमाइज करके कॉस्ट को कम करना ताकि टोटल कॉस्ट के बराबर आए। ज्यादा अच्छा डिजाइन होगा तो उसमें पार्ट्स भी ज्यादा होते हैं, आप कुछ डिजाइनिंग कम कर दोगे तो पार्ट्स भी कम होंगे, खर्चा भी कम आएगा, ओवरहेड भी कम होंगे, बट आपको प्राइस और क्वालिटी में कंप्रोमाइज करना होता है। पर आपको ऐसा बनाना है कि वो बनाने में भी इजी हो, असेंबलिंग में भी खर्चा कम आए, ठीक है। जैसे हम बात करें, हाँ जी, बुक्स, जैसे हम बात करें, हाँ जी, बुक्स की, कि भाई बॉक्स में पैक ना होकर सिंपल से बैग में आ जाए, है ना। नैनो सिम इस्तेमाल करें तो कम फाइबर इस्तेमाल होगा, है ना। साइज ऑफ डेस्कटॉप सिंपल फॉर्मेट में, देखा होगा आपने कि कंप्यूटर में पहले बड़ा डेस्कटॉप होता था, अब सिंपल फॉर्म में, लीन फॉर्म में आने लगा। अब वॉइस रिकॉर्डिंग, फिंगर टच से रिलेटेड पार्ट्स क्यों लगाएं, अब इसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। डिजाइन ऐसा बनाए ताकि पार्ट्स यूज कम हो, खर्चा भी कम लगेगा, पार्ट्स भी कम लगेंगे। तो डिजाइनिंग करते समय हमें क्या देखना है कि हम जो डिजाइनिंग का मटेरियल है वो कम कर दें, क्योंकि ज्यादा डिजाइनिंग होगा, ज्यादा पार्ट्स होंगे, ज्यादा ओवरहेड खर्चा होगा, कम डिजाइनिंग होगी, कम पार्ट्स लगेगा, कम खर्चा आएगा, राइट। तो ये पार्ट हो गया क्लियर, पार्ट भी यहां तक क्लियर हो गया। हाँ जी, आगे है कैन वी एलिमिनेट फंक्शंस फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस, क्या आप कुछ फंक्शन को कम कर सकते हो। इट इन्वॉल्व्स डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ एंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को पहले एनालाइज करो और ये आइडेंटिफाई करो कि जो नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी है उनको आप रिड्यूस करो, सेम वही बात, बट ये एंश्योर रहे कि नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी से वैल्यू एडिड एक्टिविटी पर कोई प्रभाव ना पड़े। चलिए, दोनों बातों में समझ में आ गई बात, नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी को कम करना है और ऐसे कम करना है कि वैल्यू एडिड एक्टिविटी पर कोई फर्क ना पड़े। जैसे आप ई बुक रिप्लेस कर सकते हो हार्ड बुक की जगह, कॉस्ट रिड्यूस होगी। भाई अगर आप स्टूडेंट को हार्ड बुक दे रहे हो तो उसमें कॉस्ट ज्यादा खर्च होती है, तो हम क्या ई बुक रिप्लेस कर सकते हैं, इससे हमारे कॉस्ट कम होगी, बट यही बात आ गई नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी। पेपर वर्क रिड्यूस कर दो, जैसे बैंक है, इंश्योरेंस है, सर्विस इंडस्ट्री है, तो उसमें पेपर वर्क कम कर दें हम, है ना, तो उससे क्या होगा, इंफॉर्मेशन अपलोड कर दो वेबसाइट पर, पैसे बचेंगे, है ना। बॉक्स दे रहे हैं, सिंपल पॉलिथीन पैकिंग में दे सकते हैं, डिजाइन में, इससे क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा और कॉस्ट बच जाएगी। तो कुछ फंक्शंस हम कम कर सकते हैं, क्लियर पार्ट में। हाँ जी, क्या हम सप्लायर की असिस्टेंस ले सकते हैं।
क्योंकि सप्लायर भी तो हमारे बिजनेस का ही पार्ट होता है, दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही होता है कि बिजनेस बढ़े। अब क्योंकि सप्लायर क्या होता है कि जो मटेरियल सप्लाई करता है वो उसमें एक्सपर्ट होता है कि भाई हम उससे बात करें कि यार तुम ही बताओ ना कि कैसे अच्छा मटेरियल अच्छी क्वालिटी का कम रेट पर मिलेगा, तो वो क्योंकि एक्सपर्ट होता है उसके अंदर, अगर हम उसकी एडवाइस लेंगे तो हमारे लिए फायदा रहेगा। तो वो उसको भी लगेगा कि हाँ मैं भी एक बिजनेस पार्टनर के तौर पर काम कर रहा हूँ, डिसीजन मेकिंग में मेरी भी कोई कीमत है, मेरी भी कोई बात है, तो क्या हम उसकी सहायता ले सकते हैं, राइट। हम सप्लायर से कंसल्ट कर सकते हैं, हेल्दी रिलेशन रख सकते हैं सप्लायर से, ताकि वो मटेरियल की क्वालिटी हमें अच्छी दे, क्योंकि उसका वास्ट एक्सपीरियंस होता है और दोनों का पर्पस हमारा एक ही होता है, राइट भाई। हाँ जी, क्लियर है। हाँ जी, कैन वी डिजाइन द प्रोडक्ट बेटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब हम ऐसा डिजाइन बनाए, हम प्रोडक्ट को ऐसे डिजाइन करके दें ताकि कस्टमर उसको इजीली असेंबल कर पाए और हमारी कॉस्ट भी कम आए, हम भी खुश रहे वो भी खुश रहे। मतलब डिजाइन ऐसा बनाओ यूजर फ्रेंडली हो, और जैसे हम आपको कॉन्सेप्ट ऐसे समझाएं कि टाइम भी कम लगे और गलती से भी गलती ना हो, राइट भाई। जैसे कार्टेज है प्रिंटर में, हम कस्टमर को ये बताएं कि जो कार्टेज है वो आपको यहाँ लाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप भी इस कार्टेज को खुद लगा सकते हो। अब आपको इंजीनियर को बुलाने की आवश्यकता ना हो, चाहे आप गलती करो तो भी गलती नहीं होगी, क्योंकि फिट ही ऐसा होगा। समझ के बात भी। तो ये कहना चाह रही हैं, जैसे बेड फर्नीचर है, अब जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं हम उनको असेंबल ऐसे करें, उनकी मार्किंग ऐसे करें, यानी हर पार्ट्स पर नंबर डाल दें हम, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, तो कस्टमर इजीली उसको असेंबल कर पाए कि भाई 2 जो है 1 के बाद आएगा, 3 2 के बाद आएगा। जैसे टॉय है बच्चों को खेलने के लिए, टॉय सेल करते हैं, तो वो इजी असेंबल कर पाए बच्चा अपने बच्चे के पेरेंट्स अपने घर पे जाके। तो डिजाइन अगर ऐसा बनाएंगे किसी भी प्रोडक्ट का जो असेंबली वाला पार्ट होगा, बाइसिकल दे रहे हैं, टॉय दे रहे हैं, है ना, तो जो कस्टमर इजीली असेंबल कर पाए, यूजर फ्रेंडली हो, तब हमारी भी कॉस्ट कम आएगी और कस्टमर भी खुश रहेगा। तो ये कहना चाहते हैं। हो गया पार्ट क्लियर। चलिए अब एक बार फटाफट सारा रिवाइज कर लें हम। देखो क्रक्स के तौर पर अब आपको ये लिखना है, अलग केस स्टडी का आंसर, या एक फाइनली हम क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, कंपनी प्रॉफिट बढ़ना चाहती है कि हमारा प्रॉफिट बढ़े, तो दो ही तरीके होते हैं, सेलिंग प्राइस को बढ़ाए या कॉस्ट को कम करे। सेलिंग प्राइस बढ़ा नहीं सकती, तो कॉस्ट हम कम करें, ये तभी संभव है जब कॉस्ट में कमी की जाए विदाउट इंपेयरिंग द क्वालिटी, यानी विदाउट कंप्रोमाइजिंग द फंक्शनैलिटी, है ना। तो वैल्यू एनालिसिस करके फंक्शनल एनालिसिस करके हम उस प्रोडक्ट में प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं कॉस्ट को कम करके, ठीक है। क्योंकि बिकॉज प्रोडक्ट इज डिमांडेड ऑन यूज वैल्यू ना कि एस्टीम्ड वैल्यू, प्रोडक्ट इज डिमांडेड ऑन यूज वैल्यू ना कि एस्टीम्ड वैल्यू, मतलब दिखावे पर प्रोडक्ट नहीं बिकता बल्कि वो यूज पर बिकता है। स्टाइल, अट्रैक्टिव, है ना, कंफर्ट, इनको एनालाइज करके तो हमें नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी को इसमें आइडेंटिफाई करना, उनको कम करना है, हटाना है, ठीक है। जैसे पॉलिश है, सनमाइका है, वो बैक पर ना लगाएं, उससे तो बेकार की नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी है ना। हम सब्स्टिट्यूट मटेरियल देके सप्लायर से असिस्टेंस लें और प्रोसेसिंग स्टेप्स को कम करें, हम फ्रेंडली असेंबली को प्रोडक्ट बनाए, पार्ट्स को इजीली असेंबल कर सकें। तो ये सारे स्टेप्स अगर हम फॉलो करें, मजबूती इतनी ज्यादा ना रखें, ये सारे स्टेप जो मैंने आपको बताए, मजबूती ज्यादा ना रखें, डिजाइनिंग इजीली यूजर फ्रेंडली बनाए, है ना, पार्ट्स को हम कम करें, सब्स्टिट्यूट मटेरियल इस्तेमाल करें, इतनी ज्यादा मजबूती भी ना रखें, तो ये सारे अगर हम नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करें तो हम अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं विदाउट कंप्रोमाइजिंग द क्वालिटी, फंक्शनलिटी को सेम रख के, तो हम अपनी करंट फिजिबल कॉस्ट टारगेट कॉस्ट के बराबर ला सकते हैं। ये फाइनल इसका क्रक्स है। क्लियर बेटा। चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ जी, आगे देखिए, एक्सप्लेन मोस्ट यूजफुल सिचुएशन फॉर टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग कहां पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कहां पर अच्छे से लागू किया जा सकता है। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहली बात, जहां पर प्रोडक्ट लॉग्ड हो जाते हैं ड्यूरिंग द डिजाइन स्टेज, मतलब डिजाइन बनाते समय ही हम सारी कॉस्ट मेजर 80% 90% लॉक हो जाते हैं, उसके बाद तो बस उसको एक्टिवेट करना होता है। जैसे फ्लैट बना रहे हैं हम, हाउस बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, रोड्स बना रहे हैं, है ना, इस तरीके के जो प्रोडक्ट बनाते हैं हम, वहां पर हम टारगेट कॉस्टिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डिजाइन बनाते समय वैल्यू इंजीनियरिंग, वैल्यू एनालिसिस करके हम उसको करंट फिजिबल कॉस्ट को टारगेट कॉस्ट के बराबर ला सकते हैं। अच्छा, असेंबली ओरिएंटेड में नहीं, जैसे टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गए, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फोन हो गए, मशीन्स हो गए, इंस्टेड ऑफ कि वो प्रोडक्ट
जहां पर रेपिटेटिव प्रोसेस होता है, जैसे स्टील हो गए, है ना, जहां पर प्रोडक्ट होमोजीनियस होते हैं, एक जैसे, मतलब प्रोसेस बस रिपीट होता है, वहां पर हम टारगेट कॉस्टिंग को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कहां पर कर पाएंगे? असेंबली ओरिएंटेड प्रोडक्ट में, जैसे टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फोन हो गए, टॉय बना रहे हैं, चेयर्स बना रहे हैं, बाइसिकल बना रहे हैं, असेंबल्ड जहां पर करते हैं, क्योंकि असेंबली करने में ही हम फीचर्स, कंपोनेंट, मजबूती, इनमें कंप्रोमाइज कर सकते हैं, क्वालिटी में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पर जहां पे होमोजेनियस प्रोडक्ट है, जैसे स्टील है, सीमेंट है, इस तरह में हम नहीं कर पाएंगे, वहां तो वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। अच्छा, जहां प्रोडक्ट लाइफ साइकिल छोटी होती है, 5-7 साल, 8 साल, तो वहां पर हम टारगेट कॉस्टिंग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में चेंज पॉसिबल नहीं होता। जैसे बस बना रहे हैं हम, कोई एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, रेल बना रहे हैं, तो वहां ये तो लॉन्ग लाइफ हो गई ना, अनलिमिटेड पीरियड ऑफ लाइफ हो जाती है। अब एयरक्राफ्ट बन गया एक बार, तो वो तो 50 साल तक चलेगा, बस बन गई, है ना। इस टाइप के प्रोडक्ट में हम टारगेट कॉस्टिंग को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जहां पर मैनेजमेंट टेक्निक इस्तेमाल होती है, जैसे जस्ट इन टाइम इस्तेमाल हो रहा है, जहां पर वैल्यू इंजीनियरिंग इस्तेमाल हो रही है, वहां पर हम उस फैक्ट्री में टारगेट कॉस्टिंग हम इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। और जहां पर कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है, वहां अप्लाई कर पाओगे। तो इसका मतलब टारगेट कॉस्टिंग कहाँ कहाँ अप्लाई कर पाएंगे? जहां पर डिजाइन स्टेज में कॉस्ट लॉक हो जाती है, जैसे हाउस कंस्ट्रक्शन, फ्लैट, रेल, सॉरी रोड, डैम, एटसेट्रा, है ना। असेंबली ओरिएंटेड प्रोडक्ट में जैसे आपका रेडियो हो गया, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, मोबाइल फोन हो गए, कार हो गई, इस टाइप के प्रोडक्ट हो गए हम असेंबल्ड, जब हम ज्यादातर करते हैं, है ना। जैसे बाइसिकल हो गए, टॉयज हो गए, इस टाइप के प्रोडक्ट में हम टारगेट कॉस्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। बट जो होमोजेनियस प्रोडक्ट है, जैसे स्टील इंडस्ट्री हो गई, का सीमेंट इंडस्ट्री होगी, वहां पर मुश्किल हो जाता है। जहां प्रोडक्ट लाइफ साइकिल छोटी हो, 5 साल, 7 साल, 10 साल, वहां टारगेट कॉस्टिंग लगा सकते हैं, इंस्टेड की बहुत लंबे टाइम के लिए, जैसे बस हो गई आपके पास, एयरक्राफ्ट हो गए, रेल्स हो गई, तो ये तो एक तरीके से एक बार प्रोडक्ट बन गए, तो इनमें हम टारगेट कॉस्टिंग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जहां पर मैनेजमेंट टेक्निक इस्तेमाल होती है, यानी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम आपका फ्लेक्सिबल होता है, जैसे जस्ट इन टाइम अप्लाई होता है, टीक्यू अप्लाई होता है, ये टेक्नोलॉजी जहां पर इस्तेमाल होती है, फैक्ट्री ऑटोमेशन पर होते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, वहां पर हम टारगेट कॉस्टिंग को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा, एक और सिंपल सा पार्ट, टारगेट कॉस्टिंग ऑन ट्रेडिशनल, सिंपल है। ट्रेडिशनल में क्या होता है? पहले प्रोडक्ट स्पेसिफाइड करते हो, ठीक है, उसके हिसाब से हम डिजाइन बना लेते हैं, फिर बनाते हैं उसमें कॉस्ट, कि मटेरियल इतना लगेगा, लेबर इतनी, ओवरहेड इतने, फिर उसमें प्रॉफिट जोड़ देते हैं और प्राइस डिसाइड कर लेते हैं। नॉर्मल होता है ट्रेडिशनल। बट यहां पर नहीं नहीं नहीं, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन कस्टमर के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। और फिर हम कस्टमर के हिसाब से ही देखते हैं, बात करके एक कस्टमर से नहीं, कई कस्टमर से, कंपटीशन कंपटीशन में क्या प्राइस देने को तैयार है, और फिर कितना वॉल्यूम, क्या प्राइस हमें कस्टमर से मिलेगा, हम कितना वॉल्यूम बनाएंगे, और फिर देखते हैं कितना प्रॉफिट मैं कमा पाऊंगा। नहीं, कितना प्रॉफिट मुझे चाहिए, क्योंकि जो मैं कैपिटल लगा रहा हूं उस पर मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए। मान लो हम ये कहते हैं कि 100 रुपए में बेच पाऊंगा, ठीक है, और मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट चाहिए अपने कैपिटल पर, तो इसका मतलब मुझे 80 रुपए की कॉस्ट आनी चाहिए। यानी इसको मद्देनजर रखते हुए मैं डिजाइन बनाता हूं। ट्रेडिशनल में डिजाइन पहले बना लेते हैं, यहां इसको मद्देनजर रखते हुए, इसको टारगेट रखते हुए कि मेरी कॉस्ट इससे ज्यादा ना आए, देन यू शुड डिजाइन द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द टारगेट कॉस्ट। ये फर्क होता है। क्लियर पार्ट बेटा? चलिए।